तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 194C। अब स्टूडेंट, इस सेक्शन नंबर की एक खासियत है, वो क्या कि इसमें से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। यस, तो इस पे पहले तो मार्क कर लेना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स डू इट। अब सेक्शन 194C कहता क्या है? अच्छा, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। सो 194C इज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ये कहता है कि अगर केस आता है कि दो पर्सन कौन कौन है, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसके केस में जब पेमेंट सरा होंगी तो लगेगा सेक्शन 194C। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। अब एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है सब कॉन्ट्रैक्ट। ये सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, अब मान लो आपने ना किसी को, सपोज मान लीजिए आपने मिस्टर ए को कहा कि मिस्टर ए, आप मेरे लिए ये बिल्डिंग बना देना। अब ए को पता है मैंने काम तो ले लिया लेकिन काम है ज्यादा, उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको नहीं बताएगा वो, लेकिन वो ये आगे सब कॉन्ट्रैक्ट किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा अपने पास से, उसको वो उसमें से कंसिडरेशन देगा। ठीक है, उसने बी को दे दिया। सो दिस पार्ट इज नोन एज अ सब कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको हम कह सकते हैं अरे सब कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे लगाओ, एक बात बताओ, वो सिर्फ और सिर्फ एक, मैं बोलूँ तो एक फैंसी नेम दे दिया सब कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज हो क्या रहा है, ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्लियर? तो यस, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द सब कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, अच्छा अब बात आती है कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट ऑफ एनी वर्क इन पर्संस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात आती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कि सिर्फ सामान बेचने का नहीं, वो तो फिर सेल होती है। कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कहते हैं कि भाई हमें आपकी लेबर भी चाहिए। ठीक है, तो उसमें लेबर भी अगर है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आएगी। ओके, फिर आता है पेयर कौन होना चाहिए। पेयर मतलब पैसा देने वाला। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के केस में फटाफट मैसेज करके बताओ कौन पेमेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करेगा या कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट करेगा? बताओ स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करेगा या कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट करेगा? वेरी गुड आशमा, कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि अब हम बात करते हैं कि पेयर यानी कॉन्ट्रैक्टी कौन कौन होना चाहिए। वेरी गुड अगदीप। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी। अब कॉन्ट्रैक्टी कौन होगा? उन्होंने कहा भाई कोई भी पर्सन हो, लेकिन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI ना हो। अभी तक के केसेस में मैंने आपको एक दो केसेस पढ़ाए जहां पर था भाई इंडिविजुअल और HUF नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि ये दोनों तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ AOP और BOI भी नहीं होने चाहिए। अब अगेन सेम पॉइंट, उन्होंने कहा इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होंगे अगर उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर, बिजनेस है तो टर्नओवर 1 CR से ज्यादा है, और प्रोफेशन है तो ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है। क्लियर? ये था कॉन्ट्रैक्टी। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, यानी पेई कौन होगा? कोई भी रेजिडेंट पर्सन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट्स रेट्स। ये रेट ना सबसे कम है। क्यों? हर बार अभी तक हम रेट पढ़ रहे हैं किसी पे 10%, 5%, हमने 30% तक भी पढ़ा था वो बुरे काम और बड़े बुरे कामों में। लेकिन यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे बहुत ही नॉमिनल रेट्स। पहला तो इन्होंने कहा इंडिविजुअल और HUF कौन से वाला इंक्लूड होगा, जिसकी टर्नओवर जो है वो क्रॉस कर रही है पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अमाउंट को। उनके केस में भी कहा भाई सिर्फ 1% का टैक्स डिडक्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं। कितना? सिर्फ 1%। और अगर कोई और अदर पर्सन है तो 2%। अब यहाँ गलती क्या करते हैं सब? सुनो स्टूडेंट्स, आपको लगता है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI सारे पॉइंट्स 1%? नहीं, AOP, BOI यहाँ पर है अदर के केस में। ठीक है, दैट इज 2%। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है कि मैम आप कह रहे हो किसी को कुछ बनवाने के लिए कहा तो उस पर ना हमें ये पेमेंट करनी पड़ती है, TDS काटना पड़ता है। हाँ स्टूडेंट, आपके माइंड में आ रहा होगा मैम हमने ना घर पे कुछ काम करवाया था, हमने भी तो कॉन्ट्रैक्ट दिया दिया फिर वहां पे ये पॉइंट एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो क्योंकि बिकॉज यू आर इन द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो अगर आप बिजनेसमैन की तरह देते, उसके टर्नओवर चेक होते आपके, तो वो पॉइंट लगता। ध्यान से, अगली बार किसी को काम करवाने के लिए पेमेंट दोगे तो उसका टैक्स मत डिडक्ट करने बैठ जाना। क्लियर? यू आर द पेयर इन दैट कैटेगरी। फिर आता है यहाँ पे और रिलैक्सेशन दे दी। क्या रिलैक्सेशन दी? पहली तो TDS नहीं लगेगा अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हमने उसको दिया है और उस सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 तक है, सिर्फ 30,000 की वैल्यू है।
अगर सिर्फ 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है तो फिर उसके केस में यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। अब लोग आते हैं बड़े ओवर स्मार्ट, मैं आपको क्लियर बोलती हूँ, पता नहीं कहाँ से लोगों के दिमाग में ना ओवर स्मार्टनेस बड़ी छाती है। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जहाँ पे कॉमन मैन की सोच खत्म होती है वहां से डिपार्टमेंट की सोच स्टार्ट होती है। वो क्या करते हैं, अब दो पर्सन थे, चिंतामणि और जेम्स, ठीक है। अब पता है वो क्या कर रहे थे, सुनना चाहोगे? आओ सुनाती हूँ। तो चिंतामणि ने जेम्स को कहा कि देखो, अगर मैं तुमको 30,000 की पेमेंट करता हूँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ना 1 लाख रुपीज है, 1,10,000 है। मैं तुमको जैसे ही ये पेमेंट करूंगा ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल कॉल मी एंड सेट कि यार टैक्स डिडक्ट होगा एट सोर्स। तो एक काम करता हूँ, मैं तुमको क्या करूंगा, हमें पता है कि भाई 30,000 तक के अमाउंट पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा, मैं तुमको हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद इस अमाउंट को बाइफरकेट करके दे दूंगा। कभी 30,000, कभी 10,000, 30 से ऊपर नहीं दूंगा। तो डिपार्टमेंट ने बुलाया और कहा, सुनिए चिंतामणि जी, आपकी चिंताएं और बढ़ेंगी। कैसे? क्योंकि ये जो आप चालाकी कर रहे हो, अगर आपका एग्रीगेट अमाउंट प्रीवियस ईयर में उस कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए तक है तब तो ठीक है, वरना फिर आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा एट सोर्स। क्लियर? समझ आ गई बात? अब ऐसे केसेस में मैम वैसे टैक्स कैसे डिडक्ट होता होगा, वो तो एग्रीगेट अमाउंट तो लास्ट में पता चलेगा। तो जैसे ही 1 लाख से ऊपर की पेमेंट जाएगी, उसके पिछले वाले सारे अमाउंट्स को मिलाकर टैक्स डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। अगर किसी पर्सन ने पर्सनल पर्पस के लिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ ने पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, तो फिर उस केस में कोई टीडीएस नहीं लगेगा। अब आप सोचोगे वो तो पता चल गया, नहीं। इन्होंने क्या कहा, देखो, मान लो स्टूडेंट्स, मुकेश अंबानी ने क्या किया, पर्सनल पर्पस के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब उसका अमाउंट कुछ भी हो, कुछ भी अमाउंट हो, वहां पे टीडीएस नहीं लगेगा। बात आती, कई लोगों ने क्या देखना स्टार्ट किया, भाई मुकेश अंबानी की टर्नओवर तो ज्यादा ही है, होने तो वो उनके बिजनेस की टर्नओवर है, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पर्सनल पर्पस के लिए दिया। ओके। अब स्टूडेंट, वर्क इंक्लूड्स, वर्क मीन्स वर्क, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स, और क्या क्या इस वाली कैटेगरी में आएगा। आप एक बात बताओ, अगर आप किसी को ये कहते हो भाई मेरे लिए ना आप एडवर्टीजमेंट बना दो, तो क्या एक तरीके से हम उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ऑफ जस्ट अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। में AS7 में हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वर्ड लिख कर देता है कंस्ट्रक्शन। क्या यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करा है? मैंने कहा इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉट जस्ट द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों में डिफरेंस समझना। तो यहाँ पे और पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। वो कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं? जैसे स्टूडेंट्स, आपने किसी से एडवर्टाइजिंग करवाई, बेसिकली सिंपल सी बात बोलूं, अगर दूसरा बंदा आपके कहने पे काम कर रहा है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर? अगर कोई दूसरा आपके कहने पे आपकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब चाहे एडवर्टाइजिंग हो, आप कुछ ब्रॉडकास्टिंग करवा रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है कि इंटरनेट के थ्रू सारे में आपको मैसेज पहुंचा रहे हो। टेलीकास्टिंग, टेलीकास्टिंग का मतलब होता है कि आप टेलीविजन के थ्रू सारे में वो मैसेजेस करवा रहे हो, ठीक है। अब चाहे कोई आपने प्रोग्राम्स प्रोडक्शन करवा लिया, उसको टेलीकास्ट करवा लिया, सब इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर स्टूडेंट्स आपके कहने पर कोई पर्सन गुड्स या पैसेंजर को कैरी कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, किसी भी मोड से पहुंचाएगा इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर रेलवे से पहुंचा रहा है तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा है हम, हमारे पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। क्लियर? अच्छा, आप में से कभी किसी ने केटरिंग करवाई है या केटरिंग के बारे में कुछ पता है? यस, केटरर हमारे कहने के अकॉर्डिंग खाना बनाता है, जो हम डिसाइड करते हैं अपनी अकॉर्डिंग डिशेस बनाएगा जो उसको अच्छी लगती हैं या जो हमें अच्छी लगती है, हमारे अकॉर्डिंग बनाता है ना। तो केटरिंग इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग द प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर यूजिंग मटेरियल सप्लाई और सेल बाय सच कस्टमर और इट्स एसोसिएट्स ऑफ कस्टमर्स विल कवर्ड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 दैट इज जॉब वर्क। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपके कहने के अनुसार कोई पर्सन, आपके कहने के अकॉर्डिंग कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट भी बना रहा है फिर सेल कर रहे हो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। ये नहीं है खरीदा और सेल करा, नहीं, आपके कहने के अकॉर्डिंग उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अच्छा, मैंने बोला कि अगर कोई पर्सन गुड्स कैरी कर रहा है,
कैरेज ऑफ गुड्स का उसका काम है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस। अब लेकिन ना इसमें बड़ी दिक्कत आने लगी। क्या कोई पर्सन अगर किसी की एक दो गाड़ियां भी थी और वो इधर से उधर सामान पहुंचा रहा है या नॉर्मल वे में भी पहुंचा रहा है तो भी उस पर टीडीएस लगता था। तो इन्होंने कहा देखो, ऐसा ट्रांसपोर्टर, ऐसा ट्रांसपोर्टर जिसके पास प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं है, अप टू 10 है, ठीक है, 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं थी, तो उस केस में स्टूडेंट्स वो एक डिक्लेरेशन दे दे अपने पैन के अगेंस्ट और वहां पे फिर उसको टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। अब इस पॉइंट को जरा बड़े ही ध्यान से मेरी बात समझना। एक पर्सन है चिंतामणि, उसके पास 8 व्हीकल्स थी अगस्त में 22 में। सितंबर में आके उसने 1 व्हीकल सेल कर दी। नवंबर अक्टूबर में आके स्टूडेंट्स उसने क्या किया, उसने 3 व्हीकल्स परचेज कर ली। अब बात आई यहाँ तक, उसके पास टोटल व्हीकल्स कितनी हो गई, 8 में से 1 गई, 7 रह गई थी, फिर 10 आ गई। क्लियर? किसी भी टाइम पर 10 से ज्यादा नहीं थी। बीच में वो कितनी मर्जी सेल परचेज कर ले, लेकिन इवन ऑन अ सिंगल डे, पूरे साल में सिंगल डे क्या सिंगल मिनट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसके पास 10 व्हीकल से ज्यादा का वो ऑनर हो। ठीक है? मतलब किसी को अगर सेल करके परचेज करनी है तो पहले सेल करो, क्यों? उससे क्या होगा, व्हीकल का नंबर रिड्यूस होगा, फिर परचेज करो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब बात आती है जॉब वर्क के केस में क्या होगा। अब जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क का मतलब होता है स्टूडेंट जहां पे दूसरे पर्सन का मटेरियल डीले। जॉब वर्क इज बेसिकली ना जहां पे पर्सन हमारे अकॉर्डिंग हमारे मटेरियल के ऊपर अपनी लेबर देता है। अगर मैं बोलूं, हम टेलर के पास जाके कपड़े स्टिच करवाते हैं, है ना, इट इज ऑल्सो अ जॉब वर्क, क्योंकि हमने अपना मटेरियल दिया कि आप इस पे ये काम कर दो। तो उन्होंने कहा कि इन द केस ऑफ जॉब वर्क, TDS shall be applied on the invoice value excluding the value of material purchased from the customer or associate provided bifurcation is given in the invoice। अब वो क्या कह रहा है? उन्होंने कहा कि देखो, अगर वो जो जॉब वर्कर है, देखो बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, सारा काम खुद नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, मटेरियल खरीद लेते हैं, किसी जॉब वर्कर को भेज देते हैं, जॉब वर्कर उस पर काम करता है। अब जॉब वर्कर बेसिकली क्या करने लग गया है यहाँ पर, वो कहता है चलो मैं काम करता हूँ, एक तरीके से मैंने ये मटेरियल आपसे खरीद लिया, ठीक है, अब मैं इस पर ये काम कर रहा हूँ, ऑन कॉस्ट सारा काम चलता है ये वाला। तो उन्होंने कहा टीडीएस किस रेट पे लगेगा, एक्सक्लूडिंग मटेरियल परचेज्ड। बाइफिकेशन दी होगी, भाई इतना मटेरियल है, इतना लेबर है, तो मटेरियल को निकाल के जो काम है उसकी सिर्फ सर्विस रेट पे लगेगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैम अगर बाइफिकेशन दी नहीं हुई है तो क्या करें? तो फिर आप एंटायर अमाउंट पे लगा दो भाई, अगर वो नहीं बता रहा तो एंटायर पे लगाओ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर अब जो पॉइंट आ रहा है वो प्रैक्टिकल पॉइंट है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इनफैक्ट इन द फाइनल लेवल आल्सो दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है? क्या है आपको ये पता है, क्लाइंट्स जो होता है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ये काम देते हैं कि भाई आप हमारे लिए एड बना दो। डू यू नो अबाउट दीज थिंग्स? किस किस को पता है ये बात? यस, ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स देखना फिर क्या होता है, फिर ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो आगे टीवी वाला से कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्लाइंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कहता है मेरे लिए एड बना देना। अब यहाँ पर जब क्लाइंट ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कहा तो क्या इसको वर्क मानेंगे, वर्क मीन्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे कि यहाँ पे ये लगेगा? यस, तो इस पे भी 194C लगेगा। ओके, अब बात आती है, यहाँ तो चलो पॉइंट समझ आ गया, उसने जो अमाउंट दिया है क्लाइंट ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को वो टैक्स डिडक्ट करके देगा। नेक्स्ट, पेमेंट बाय ब्रॉडकास्टर्स और टेलीकास्टर्स टीवी चैनल्स टू प्रोडक्शन हाउसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट फॉर ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग। अब ये क्या है? आप में से किस किसने बिग बॉस देखा हुआ है? कलर्स पर बिग बॉस आता है, हर साल आता है, वही कोई देखता है? देखते हो, चलो ठीक है, तो फिर उसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बाकी सबने, चलो जिन्होंने बिग बॉस नहीं देखा, आपको जो टीवी सीरियल पता है ना किसी भी पर्टिकुलर चैनल का, बस वो लेकर चलना। ठीक है? मान लो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने बोला कि कलर्स चैनल क्या करता है ना, वो जो प्रोडक्शन हाउस है जो बिग बॉस बनाता है वो कलर्स नहीं बनाता, वो एंडामॉल है। ठीक है? सो एंडामॉल इज बेसिकली अ प्रोडक्शन हाउस एंड कलर्स इज अ टीवी चैनल। यहाँ पे स्टूडेंट्स हुआ क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना कि क्या कहा उसने। ये जो टेलीकास्टर है मतलब कि टीवी चैनल है, उसने कहा भाई आप मेरे लिए ये प्रोड्यूस कर देना, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इस केस में यहाँ पर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, अब वो देखते हैं। पहला केस आता है जहां पर कंटेंट जो है ना
चैनल के अकॉर्डिंग बनाया है। क्या करा है, उन्होंने चैनल के अकॉर्डिंग बनाया। जैसे मैं बोल रही हूँ कि बिग बॉस बना, ठीक है, तो वो एंडामॉल ने कलर्स चैनल के अकॉर्डिंग बनाया। जिनको प्लीज ये नहीं पता कि बिग बॉस वाला क्या है, आप सबने रामायण देखी है ना, वैसे देखे चलो। देखो स्टूडेंट, अब एक तो हमारे पास क्या हुआ, जो एक तो आती है जो पुरानी रामायण है रामानंद सागर जी की, ठीक है, वो सबने देखी है। यस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, वो भी देखते हो। ओके, अब यहाँ पे बात आई, मैं ना रामायण वाला एग्जांपल लेके चलती हूँ। देखो, अगर तो कोई टीवी चैनल ये कह रहा है आप मेरे लिए न्यू मतलब न्यू आर्टिस्ट लेकर न्यू रामायण बना दो। अब रामायण तो वही है, मतलब कि आप न्यू आर्टिस्ट लेकर दोबारा बना दो, यानी वो उनके अकॉर्डिंग दोबारा बना रहे हैं, तो 194C लगेगा। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी रामायण है जिसमें जो ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, उसको कई टीवी चैनल्स क्या करते हैं, उन्हें पेमेंट कर देते हैं कि भाई आप हमें दे दो, हम अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट करेंगे। इन द वेरी फर्स्ट केस, प्रोडक्शन हाउस जो है टीवी चैनल के अकॉर्डिंग वो कंटेंट बना रहे हैं, तो 194C लगेगा। बट सेकेंड केस में प्रोडक्शन चैनल जो है वो टीवी प्रोडक्शन हाउसेस टीवी चैनल के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे, कंटेंट ऑलरेडी रेडी है और वो उनको दे रहे हैं। अगर ये केस आया ना स्टूडेंट कि कंटेंट ऑलरेडी रेडी है, यानी कि ओरिजिनल रामायण को चलाने के लिए राइट्स ले लिए, सो नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 194C, क्योंकि हमारे कहने के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ। क्लियर? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज मार्क इट राइट नाउ। नेक्स्ट आता है 8th पॉइंट, पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। इफ द सेलर सेल्स एज वेल एज ट्रांसपोर्ट द गैस टू द बायर टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब ये क्या है? अब बात करते हैं हम एलपीजी सिलेंडर्स के बारे में। मैम क्या बातें करनी है, आइए करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब वहां पर क्या हुआ, एक तो होता है कि हमने सिलेंडर वालों को बोल दिया भाई आप घर पर आकर सिलेंडर देके जाना, ठीक है, जब हम बुक करवाएंगे हमारी जो होगी डिमांड के अकॉर्डिंग दे विल सप्लाई द सिलेंडर। तो अगर ये केस है तो 194C है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट उनके ऑफिस में गए और वहां से सिलेंडर उठा लिया, किया क्या है भाई, वो सेल है, तो फिर वो 194C नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एलपीजी नहीं होता, किसी भी तरीके की गैस अगर तो टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी पहुंचाई गई है, तो स्टूडेंट्स वहां पे माना जाएगा कि देखो आपने क्या किया। अच्छा, अब इसमें अमेंडमेंट भी मैं आपको साथ साथ करवा देती हूँ, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। जिसकी बुक में अमेंडमेंट नहीं है प्लीज वो कर लेना, दिस इज एन अमेंडमेंट। तो स्टूडेंट्स, अब अमेंडेड होकर पॉइंट क्या है कि अगर पर्सन ने क्या किया है, गैस किसी भी तरीके की, आइदर इट्स एलपीजी, आइदर इट्स सीएनजी, कोई सी भी सेल करी है प्लस ट्रांसपोर्ट करी है। अब उन्होंने कहा भाई आजकल तो क्या है, कोरियर का जमाना है, जो है सारा सामान घर पे ही आता है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानो, इसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मत मानो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसको इस तरीके से लिख लो, सेल प्लस ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि अब ऑनलाइन के जमाने में हर पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिलीवरी घर पर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी बोलो, क्लियर है? ओके चलो ग्रेट। लेकिन अगर अब उसने क्या किया, ठीक है, उसने क्या किया, पर्सन को ना गैस मंगवानी थी, ठीक है, उसने थर्ड पार्टी को बोला, यहाँ पर है जिन्होंने गैस सप्लाई करनी है, हियर इज द सेलर, उन्होंने थर्ड पार्टी को बोला कि थर्ड पार्टी यहाँ से गैस लेके क्या आप पहुंचा दोगे, हमारे कहने के अकॉर्डिंग। अब कोई थर्ड पार्टी काम कर रही है, सो दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट, उस पे 194C लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, चाहे तो ये एग्जाम्पल्स बना भी लेना, अगर आपको लगे ना भाई मुझे एग्जाम्पल बनाना है बना लो। अब बात आती है कोल्ड स्टोरेज चार्जेस, ये क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, कोल्ड स्टोरेज चार्जेस के लिए आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो, घर पर अगर आप 2 किलो टोमेटो ले आओ, टमाटर ले आओ, तो उसको फ्रिज में रखोगे या बाहर? लेट्स चेक योर नॉलेज टुडे, घर के बारे में कितना पता है किसको? हाँ जी, फ्रिज में रखोगे या बाहर रखोगे अगर 2 किलो टमाटर ले आए? हाँ जी, रेफ्रिजरेटर में ना। वेरी गुड वेरी गुड। अब बात आ गई जो इसको वेयर हाउस कर रहे हैं, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वेयर हाउसिंग कर रहे हैं वेजिटेबल्स की, तो उनको भी तो कोई फ्रिज चाहिए। अब कितने फ्रिज खरीदेंगे? उनके लिए वो क्या करते हैं, वेयर हाउस स्टूडेंट्स इस तरीके का बना लेते हैं कि वो कोल्ड स्टोरेज होता है, मतलब उसका जो स्टोरेज हाउस का टेम्परेचर होता है दैट इज इन -डिग्री, ठीक है, वो होता है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर किसी ने कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के लिए चार्ज दिया है तो क्या वो यहाँ पे लगेगा? यस, क्योंकि उसने हमारे अकॉर्डिंग उसको बनाया होगा।
मतलब जितना टेम्परेचर हमें जो सामान रखना है वो चाहिए उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर होगा। तो इट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194C। आगे अब हम एक रेंट का सेक्शन पढ़ेंगे 194I, वहां पे नहीं लगेगा। ध्यान क्या रखोगे, हमारे अकॉर्डिंग वो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज को हमें दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, 194D वी हैव कवर्ड, 194DA वी हैव कवर्ड कल, डर के आगे जीत वाला। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 194E। ई से क्या आता है, मुझे तो ई से याद आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, बिल्कुल। अब एक बात बताओ भाई, किसी को कैसा भी लगता हो, मुझे तो ना कोई भी स्पोर्ट्स देखना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? एक्चुअली आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग। आपको भी एंटरटेनिंग लगता है स्पोर्ट्स देखना? ओके चलो, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है 194E का, साथ साथ लिखते रहना, ये मेमोरी टेक्निक्स प्लीज लिखते रहना। एंटरटेनमेंट। अब इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो, अगर पेमेंट करी गई है किसी भी, किसको, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन मतलब जो इंडिया का स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, किसी भी एक इंडिया, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन का नाम फटाफट मेंशन करो हु इज नॉट एन इंडियन, वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, जल्दी से बताना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अगर पेमेंट की गई है एनआर स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को, या फिर एंटरटेनर को, स्पोर्ट्स एंटरटेनर को, ठीक है, तो उसके केस में स्टूडेंट, अब मैम क्या सिर्फ स्पोर्ट्स एंटरटेनर या कोई भी एनआर एंटरटेनर, कोई भी एनआर एंटरटेनर, तो उसके केस में 194E लगेगा। ठीक है, तो इट बेसिकली फॉर द एंटरटेनमेंट। पेयर कौन होगा, कोई भी पर्सन नहीं होगा, जल्दी से मैसेज कर दो कोई भी एनआर स्पोर्ट्स पर्सन का नेम यार। पे कौन होगा, रिसीव कौन कर रहा है, जिसपे ये सेक्शन लग रहा है, यानी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर, या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ध्यान रखना, दे मस्ट नॉट बी इंडियन सिटीजन। ठीक है, रेजिडेंट भी नहीं होने चाहिए और सिटीजन भी नहीं होने चाहिए, रेजिडेंट भी नहीं, सिटीजन भी नहीं। सिटीजन और रेजिडेंसी अलग अलग होती है, आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, देखो ये ना नॉन रेजिडेंट पे बात हो रही है, तो यहाँ पर वो जो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है ना, बाकी किसी टीडीएस पे नहीं लगाया इन्होंने। टीडीएस काटने के बाद कल को हमें नहीं मिलना, वो चले जाएंगे अपनी कंट्री, तो उनपे जो रेट लगता है वो है 20% टीडीएस रेट प्लस 4% on 20% is health and education cess, that is 20.8%. Got it? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात आती है कि मैम इनको ना वैसे किस तरीके से मिलता होगा एनआर स्पोर्ट्स पर्सन को। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं बात करूं आईपीएल, आईपीएल इंडिया में होता है, ठीक है। अब आईपीएल के लिए ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं, बाहर से भी आते हैं ना क्रिकेटर्स, फॉरेन क्रिकेटर्स भी होते हैं नहीं होते यार, होते हैं ना, यस। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आई, जब वो आईपीएल में आए, उनको पेमेंट की गई, तो उनकी पेमेंट पे से टैक्स डिडक्ट होगा एट सोर्स एट द रेट ऑफ 20.8%। पेपर में भूल गई जी कितना था, तो 20 का रेट है और इस पर 4% है, 20 का 4% 0.8। ठीक है, फिर बात आई उनको किसी पार्टिसिपेशन के लिए मिला, या फिर स्टूडेंट्स वो इंडिया में आए, उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट करी है, एडवर्टीजमेंट भी करी है तो भी क्या लगेगा, उन पर टीडीएस लगेगा। क्लियर? या फिर उन्होंने अब किसी इंडियन न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जर्नल में गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए पेमेंट की गई, तो टैक्स डिडक्ट होगा एट सोर्स। ये यहाँ पे मार्क करो, इट मस्ट बी रिलेटेड टू गेम्स और स्पोर्ट्स। एडवर्टाइजमेंट किसी की भी हो सकती है, हम देखते भी हैं आईपीएल के टाइम पे तो ऐसा बड़ा होता है कि जो क्रिकेटर्स आईपीएल के लिए इंडिया में आते हैं, बहुत सारी कंपनीज उनसे अपनी एडवर्टीजमेंट्स करवा रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, अब स्टूडेंट्स अगर देखो, जो बहुत बार ऐसा होता है, मैं किसी पर्टिकुलर गेम के लिए नहीं कह रही, स्पोर्ट्स पर्सन आ रहा है, वो ये कहेगा कि एक बात बताओ, टीम जीती आप मुझे पैसा दोगे, इफ टीम विल विन यू विल गिव मी द मनी, नहीं जीती तो उनको एक गारंटी इनकम बोल दी जाती है कि जीते ना जीते इट इज योर पार्टिसिपेशन चार्जेस ना, आप आकर इंडिया में खेले हो इतना तो हम आपको देंगे, उसको कहते हैं गारंटी इनकम। तो अगर गारंटी इनकम भी रिसीव हो रही है एनआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से, तो इट विल ऑल्सो बी लायबल फॉर टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। क्लियर? अब आता है इंडिया में आकर कोई भी परफॉर्मेंस करी, मैंने बोला एनआर एंटरटेनर भी, तो अगर एनआर एंटरटेनर को, दे मस्ट बी नॉन सिटीजन, याद रखना, तो उनके केस में भी स्टूडेंट्स क्या लगेगा, टीडीएस लगेगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे मार्क कर लेना, क्या एनआर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है इंडिया का सिटीजन है, वो बाहर जाके रहता है तो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है, चलेगा। एनआर स्पोर्ट्स एसोसिएशन चलेगा, कुछ भी हो, लेकिन जो एनआर एंटरटेनर है ना,
वो पर्सन इंडिया का सिटीजन भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ एंटरटेनर के लिए ये पॉइंट आता है कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है 194G। पहले मुझे बताओ यहां तक समझ आया या नहीं आया? क्लियर? चलो ग्रेट। फिर आता है 194G। अब 194B में हमने बोला था बुरे काम, विनिंग ऑन लॉटरी टिकट्स, यही था ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट। यस। अब एक बात बताओ, ठीक है भाई वो तो बुरे काम है, लेकिन जो पर्सन लॉटरी टिकट्स को सेल कर रहा है वो भी तो गलत काम है, वो गलत काम है ना। देखो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रही हूँ, इट इज नॉट अ गलत काम, हर किसी का अपना प्रोफेशन बिजनेस होता है। मैं सिर्फ आपको ये एज अ मेमोरी टेक्निक बनवाने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर बोला गया 194G इज, देखो स्टूडेंट, जब कोई लॉटरी टिकट सेल करता है, लॉटरी टिकट सेल करता है, तो जिस कंपनी की लॉटरी होती है ना वो उनको कमीशन देती है, ठीक है। सो 194G इज फॉर दैट कमीशन ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। पेयर कोई भी हो, पे कोई भी हो, RNR कोई भी हो, रेट क्या लगेगा? जो विनिंग अमाउंट जो हमने, एक मिनट अभी करती हूँ आज, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कमीशन के केस में रेट क्या लगेगा, जो कमीशन के केसेस में लगता है 5%। कमीशन के केस में रेट लगता है 5%, आगे वाली कमीशन पे भी देखेंगे। पर अगर कमीशन सिर्फ 15,000 की है एक फाइनेंशियल ईयर में तो नो TDS, ठीक है। समझ आ गई बात? चलो अच्छा, अब आशिमा ने पूछा है NR एंटरटेनर। ओके देखिए यहाँ पे NR एंटरटेनर का मतलब है कि मान लो कि कोई भी ऐसा एंटरटेनर है, ठीक है, कि इंडिया में आके किसी भी तरीके से थ्रू एनी वे दे आर एंटरटेनिंग, और लेकिन जैसे कोई भी उन्होंने क्या करा, कोई रॉक कॉन्सर्ट कर लिया, कोई सिंगिंग कॉन्सर्ट कर लिया, कुछ भी करा, लेकिन वो इंडिया के सिटीजन नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे कि NR है तो सिटीजन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। इंडिया में बहुत, देखो सिटीजन का मतलब होता है इंडिया की नागरिकता लेना, और रेजिडेंट का मतलब होता है कि एज पर रेजिडेंशियल स्टेटस वो इंडिया में कितना रह रहा है। तो NR एंटरटेनर के पास भारत की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। क्लियर? बट ऐसी कोई भी कंडीशन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं है। चलो ग्रेट। अच्छा 194G हो गया। अब G के बाद H आता है, G के बाद H आता है ना, यस। तो अब G और H ने कहा हम दोनों ना कमीशन की बात करेंगे। तो G ने बात करी कमीशन ऑफ द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, H बात करता है बाकी कमीशंस की। ये किस पे लगेगा? G सब पे लगता है, 194H लगता है किसी भी पर्सन पे बट अदर देन इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल HUF पे वही सेम पॉइंट कब लगेगा? अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 CR या ग्रॉस रिसीट्स प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, और रेट लगेगा 5%। इसके लिए बेस्ट वे बता रही हूँ, जो मैंने आपको टेबल्स बनवाई थी उसमें लिखते रहना कि ये R का केस है, NR का है और ये बोथ का है, ठीक है। ऐसे ही रेट्स के लिए करते रहना। कमीशन के केस में सेम पॉइंट है, बार बार याद नहीं करना। क्या? 15,000 तक का, ठीक है। 15,000 तक की अगर उसकी कमीशन है तो उस केस में वहां पर उसको ये सेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब TDS नहीं लगेगा। ओके, ये सागदीप तो वो यहीं पे काउंट होगा, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स बात आती है नेक्स्ट, मैंने बोला कमीशन या ब्रोकरेज किसी भी तरीके की हो 15,000 तक पे यहाँ नहीं चलेगा। फिर बात आती है, आप सबने BSNL और MTNL का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ BSNL MTNL? यस, सबने सुना है, यस। अब स्टूडेंट देखो, अब तो PCO बहुत कम होते हैं, दैट इज पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजेस। पब्लिक कॉल ऑफिस ये नाम होता है, फुल फॉर्म होती है PCO की। अब तो नहीं होते, कहीं देखने को मिलते हैं, मोबाइल होते हैं सबके पास। बट जब BSNL MTNL के PCOs होते थे ना, तो ये कहते थे, जब कोई भी पर्सन जाके PCO से कॉल करता था ना उसको कुछ कमीशन मिलती थी। तो इन्होंने कहा अब जब BSNL अपने, जिन्होंने उनकी फ्रेंचाइजीज ले रखी है PCO की, या MTNL ने जिनकी फ्रेंचाइजी, जिसको फ्रेंचाइजी दे रखी है, अब जब वो उनको कमीशन देंगे तो नो TDS, ठीक है। अच्छा मैम और किसी का नहीं था क्या ये पॉइंट? नहीं, सिर्फ BSNL MTNL का था, मतलब गवर्नमेंट वालों का था, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि कोई TDS नहीं लगेगा अगर कमीशन या ब्रोकरेज जो है वो फाइनेंशियल वाले सेक्टर से रिलेटेड है। मतलब अगर वो है स्टूडेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि वो सुरक्षा कर रहा है, नहीं, दे आर द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वाला सिक्योरिटी, ठीक है। तो
कुछ पर्सन ना अंडर राइटर्स होते हैं। अंडर राइटर्स का काम क्या होता है? अंडर राइटर्स का काम होता है, अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं, उनको हम अंडर राइटिंग कमीशन देते हैं। वो ये कह देते हैं आपके 1000 शेयर ना हम सेल करवाएंगे, आप हमें 1000 शेयर पे कमीशन दे देना। कोई नहीं लेता तो चाहे वो खुद लेते हैं वो कमीशन, वो खुद से परचेज करते हैं कंपनी के शेयर्स, वरना औरों को सेल करते हैं। बट यस, वो कंपनी के 1000 शेयर्स वो सेल करवाएंगे अगर उनका अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करी उनको जो कमीशन दी जाती है अंडर राइटर्स को, नो टीडीएस। उसके बाद बात आती है कोई पब्लिक इशू करवा दिया आपने, पब्लिक इशू करवाया शेयर्स का, उसके लिए किसी को ब्रोकरेज दे रहे हो, नो टीडीएस। ये था हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द सेक्शन नंबर 194H। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है ना, टीडीएस समझ आ रहा है। बहुत बार सुना होगा यार टीडीएस कैसे करेंगे, इतना बड़ा चैप्टर है। बट आई होप इस क्लास से सबको ऐसा लग रहा होगा यार टीडीएस से इजी तो कोई चैप्टर ही नहीं है, फालतू में सोचे जा रहे थे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आता है 194I। 194I, अब ये जो आई है ना, ये कहता है देखो मैं बात करता हूँ रेंट की। अब स्टूडेंट्स अगर आप किसी को भी रेंट पे कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, किसी इक्विपमेंट के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए, फर्नीचर के लिए या लैंड के लिए, तो सिर्फ फर्नीचर या रेंट का नहीं है। देखो उसने कहा रेंट, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, किसी के लिए भी अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो 194I लगेगा। कब लगेगा? पेयर कौन होना चाहिए? अब मैम घर पे जो रेंट के लिए कभी कोई आता है तो फिर हम उससे टैक्स नहीं डिडक्ट करते। हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने कहा कोई भी पर्सन होगा बट अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए सेम वही केस, लास्ट ईयर टर्नओवर 1 CR से ज्यादा, या ग्रॉस रिसीव्स प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा। पे कौन होगा? रेजिडेंट पर्सन। रेट अलग अलग हैं। अगर तो केस है प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का तो 2% है, सिर्फ 2%। बट अगर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर का केस है तो 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट्स अलग अलग हैं, ध्यान रखना। लेकिन स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है मैम टीडीएस कब कब नहीं लगेगा? अगर रेंट सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 तक का है, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो नो टीडीएस। अब कुछ रेंट्स क्या होते हैं कि वो साथ में ना रिफंडेबल डिपॉजिट ले लेते हैं, काइंड ऑफ सिक्योरिटी की भैया 50,000 एक्स्ट्रा जमा करवा दो, जब प्लेस वेकेंट करोगे, खाली करोगे, तब आप ये 50,000 ले लेना। दैट इज अ रिफंडेबल डिपॉजिट, वो रेंट नहीं है, वो डिपॉजिट है। ठीक है, वो रिफंडेबल डिपॉजिट अगर है तो फिर उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। मैम अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट हुआ तो फिर लगेगा। ओके, क्लियर है? जल्दी बोलो, सबको समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर कोई रेंट का एरियर दे रहा है, हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना, पुराना रेंट दे रहा है, तो वही उस पर भी 194I लगेगा। नया रेंट, पुराना रेंट, क्या है? पैसा आना है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अगर इस साल की पेमेंट है तब भी लगेगा। वेयर हाउस का रेंट दे रहे हैं तो भी लगेगा, है तो बिल्डिंग ही। उसके बाद बात आती है इट इज नॉट नेसेसरी दैट पे मस्ट बी ऑनर ऑफ दीज असेट्स। अब लोग क्या करने लगे हैं, ठीक है, किसी से ए ने बी से रेंट पे फर्नीचर ले लिया, उसको लगा मेरा खाली पड़ा है यार, फर्नीचर काम नहीं आ रहा, मैं सी को दे देता हूँ। तो अब इनके बीच में बी ऑनर नहीं है एसेट का, उसके पास भी रेंटेड ही था, चाहे वो ऑनर है चाहे नहीं है, उसने किसी को रेंट पे कुछ दिया है, तो 194I लगेगा। ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट पे मस्ट बी द ऑनर ऑफ द असेट्स। ओके, फिर बात आती है स्टूडेंट, अगर कोई लमसम लीज प्रीमियम दे रहा है या वन टाइम अपफ्रंट चार्जेस दे रहा है। अब ये क्या होता है? लमसम लीज प्रीमियम का मतलब होता है मान लो 20 साल की लीज पीरियड रखा तो एक साथ सारा पैसा दे दिया। ठीक है, ये होता है बेसिकली ना लीज राइट्स लेने के लिए, या वन टाइम चार्जेस दे रहा है, अपफ्रंट चार्जेस दे रहा है, जो कि अब इसके केस में भी दो बातें होती है। एक तो वो कह रहा है यार मैं आपके पास ना बार बार कहाँ आऊंगा, आप एक काम करना, मैं आपको आज 70 लाख रुपीज दे रहा हूँ, आप इसको पीरियोडिक रेंट में एडजस्ट करते रहना। नॉर्मली ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन अगर वो पीरियोडिक रेंट में एडजस्ट कर रहा है तो 194I आएगा। अगर पीरियोडिक रेंट में एडजस्टमेंट भी नहीं है तो 194I विल नॉट बी एप्लीकेबल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, क्लियर है ना? रिपीट करूं? ओके, देखो अगर तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे
जो अगर लीज प्रीमियम वगैरह दे दिया, मतलब इकट्ठा अमाउंट दिया है, अगर वो पीरियोडिक रेंट के अगेंस्ट में एडजस्टेबल नहीं है ना, तो फिर उस केस में 194I नहीं आएगा, क्योंकि रेंट का मतलब होता है पीरियोडिक रेंट। इनफैक्ट आप लिख भी सकते हो रेंट मतलब पीरियोडिक रेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है पैसेंजर सर्विस फी। अब ये क्या होता है पैसेंजर सर्विस फी, ये क्या है? तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपको अगर नहीं पता तो यू माइट गॉट शॉक्ड। सुनिए क्या है। जो एयरलाइन कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक होती है एयरलाइन कंपनी, एक होगी एयरपोर्ट। अब हमें नॉर्मली लगता है भाई ये वाला एयरपोर्ट ना इस वाली एयरलाइन कंपनी का है क्या? नहीं स्टूडेंट, एयरपोर्ट तो बन गया, उस पे तो अलग अलग जो है अब उस पे आ रही है। तो क्या करते हैं जो एयरलाइन कंपनीज है वो एयरपोर्ट को रेंट, रेंट तो मैं नहीं कहूंगी, काइंड ऑफ वो रेंट पे करते हैं, मतलब वो उस जगह का यूज करने के लिए उनको चार्जेस पे कर रहे हैं। अब वो चार्जेस होते हैं भाई, रेंट नहीं होता, क्योंकि और लोग भी तो यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो वहां पे टीडीएस नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 194I। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है। अब आई की बात कर ली ना, तो फटाफट से हमारे पास जो टाइम है उसमें 194IA की भी बात कर लेते हैं। अब आई ए क्या कहता है? आई ए कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर कभी कोई पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, ए ने बी को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, बी ने ए को उसके लिए 70 लाख रुपीस दिए, तो यहाँ पे अगर कंसिडरेशन अमाउंट जो है, कंसिडरेशन अमाउंट मतलब यहाँ पे बेसिकली या तो कंसिडरेशन या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, कंसिडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से कुछ भी अगर 50 लाख या उससे ज्यादा है, 50 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में 194IA लगता है। यानी बी जब पेमेंट करेगा तो कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो भी ज्यादा है उसका 1% का टैक्स डिडक्ट करके उसको पे करना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? मैम पेयर कौन हो? कोई भी हो, मतलब वो बायर होगा। पे कौन होगा? रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ। अब वो ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये होती है, इसीलिए कहा जाता है कि लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, 3-4 पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, 50 लाख इज फॉर पर्टिकुलर पर्सन, फॉर पर्टिकुलर बायर, ठीक, फॉर पर्टिकुलर सेलर, सॉरी। ठीक है, तो उसके केस में वहां पे 50 से ऊपर जाओ ही मत ना, 49 लाख पे लेके चलो तो टीडीएस नहीं लगता। ठीक है। अब बात आती है कि कोई अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसमें कोई क्लब मेंबरशिप फीस थी, कार पार्किंग फीस है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटीज वगैरह है, या कोई एडवांस चार्जेस वगैरह पे कर दिए, तो क्या उस पर भी ये लगेगा? यस, कंसिडरेशन विल इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, ये था 194IA। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हमारे 194IB के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 194IB। अब आईबी ने कहा कि मैं आपको बता रही थी स्टूडेंट्स कि भाई अगर 194I कह रहा है कि उन इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे मैं नहीं लगूंगा जो कि एक बड़े बिजनेसमैन नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा, और जो फिर बाकी है उनके बारे में भी तो गवर्नमेंट को पूरा का पूरा चाहिए ना नॉलेज, तो इसके लिए कहा कि यहाँ लगेगा 194IB। बी कौन सा कह रहा है कि वो वाले इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें प्रिंटिंग एरर है, ठीक कर लेना, वो वाले इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि 194I में कवर नहीं होंगे, उनको मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो सेम वही है, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किया है कोई भी रेजिडेंट पर्सन, रेट लगेगा 5% का। कितना रेट लगेगा? 5%। मैम 194I में रेट क्या था स्टूडेंट्स? उसमें रेट थे 2 and 10%। दे आर बेसिकली नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि बड़े बिजनेसमैन नहीं है, तो इनके लिए रेट जो है स्टेबल करा, कमीशन वाला रेट रखा 5%। कितना? सिर्फ और सिर्फ 5%। ओके, अब कब तक उस पे टीडीएस नहीं लगेगा? जब तक रेंट जो उसका है पर मंथ की बात हो रही है, क्योंकि ये नॉर्मल इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे साल का देख लो 2,40,000 एंड ऑल, नहीं, उसने कहा पर मंथ। अगर आपका रेंट जो है वो अप टू 50,000 है, या फिर पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए 50,000 है, तो उस केस में अप टू 50,000 है, नो टीडीएस। अगर 50,001 रुपीज भी हो गया ना, तो टीडीएस लगेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है कि किस टाइम पर टैक्स डिडक्ट होगा एट सोर्स। सो एट द टाइम टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एक्चुअल पेमेंट ऑफ लास्ट मंथ रेंट विच एवर इज अर्लियर। अब ये क्या कह रहा है देखो स्टूडेंट्स, एक होता है उसके अकाउंट में हमने उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे क्रेडिट कर दिया, तो या तो वो डेट या फिर लास्ट मंथ का रेंट। अब नाउ व्हाई दिस इज द लास्ट मंथ का रेंट, ये क्या कहा?
उन्होंने यहाँ पर लास्ट मंथ का रेंट इस बेसिस पे बोला स्टूडेंट्स की देखिए, अब हो सकता है वो पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी वेकेंट कर रहा हो, खाली कर रहा हो, तो उसके केस में फिर बात बोली भाई वो लास्ट महीने वाला जो भी रेंट होगा ना, जो भी डेट अर्लियर है उस पे से आप टैक्स डिडक्ट करके देना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई देयर इज अ पॉइंट ऑफ द लास्ट मंथ रेंट, क्योंकि नॉर्मली ना अगर आपको पता हो तो टेनेंट और ऑनर के बीच में बात हो जाती है भैया आप 5 महीने का इकट्ठा रेंट दे देना, 6 महीने का दे देना, मंथली रेंट कम लोग लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ है यहाँ तक पॉइंट? जल्दी से मैसेज कर दो मुझे। क्लियर, चलो ग्रेट ग्रेट। आ जाइए अब नेक्स्ट सेक्शन पे। अब बात आती है, अच्छा अब बात आती है मैम अगर पेई ने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया, उसने कहा जी देखो मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैंने तो अपने पास पैन ही नहीं ले रखा, कोई बात नहीं है, टीडीएस का रेट हो जाएगा 20%। ओके, दिस इज नॉट इन जस्ट दिस केस, इन एवरी केस जहां पर पेई अपना टीडीएस उसको पैन नंबर फर्निश नहीं करेगा तो वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, रेट काटेगा 20% का। अच्छा वैसे मैम यहाँ पे हो क्यों रहा है, कई पेई क्या करते हैं, पेई मतलब द पर्सन हु हैव गिवन द प्रॉपर्टी ऑन द रेंट, मतलब कि वो रेंट रिसीव करेगा, वो कहता है मैं एक काम करता हूँ इसको ना अपना पैन ही नहीं देता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेरे बारे में पता कैसे चलेगा, तो ऐसे केसेस में भी वो आपके बारे में पता जरूर लगा लेंगे। कैसे, उन्होंने कहा एक काम करो इसको फिर 20% का टीडीएस लगाओ, उसके बाद हम अपने आप पता लगा लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है, however in any case such deduction cannot exceed the rent of the last month. Now what is this? मान लो स्टूडेंट्स उसका जो रेंट बनता है ना वो 1,00,000 रुपीज पर मंथ है, कितना है 1,00,000 रुपीज पर मंथ, तो क्या यहाँ पे टैक्स डिडक्ट होगा एट सोर्स? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या टैक्स डिडक्ट होगा एट सोर्स या नहीं होगा बताइए? होगा या नहीं होगा? मैंने कहा उसका रेंट जो है दैट इज 1,00,000 रुपीज पर मंथ, टैक्स डिडक्ट होगा या नहीं होगा? होगा ना, हाँ। तो अब उसने बोला कि भाई मान लो अगर ये कहता है कि आप मुझे ना 6 मंथ्स का इकट्ठा रेंट दे देना, यानी 6,00,000 रुपीज हो गया। यस। अब स्टूडेंट्स 6 लाख रुपए पे उसने कहा कि 5% कितना हो गया, 30,000 हो गया। ठीक है। अब उसने ये बात बोली कि भाई मान लो इसके केस में क्या चल रहा था, इस एग्जाम्पल में तो चलो उसने कहा दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1, उसने कहा ठीक है तो जितना भी होगा आप हमें उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स डिडक्ट करके दे देना, यानी 30,000 का टैक्स हमें दे देना। ओके, अगर ये केस ऐसा होता मान लो कि जिसमें लास्ट मंथ का जो रेंट है ना वो आ रहा होता, सपोज मान लो वो आता 1,00,000 रुपीज, लेकिन जो टीडीएस अमाउंट बनता वो बनता 1,10,000 रुपीज, सो इन दैट केस टीडीएस अमाउंट जो है वो लास्ट मंथ से रेंट से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ओके। अच्छा, रेंट में ये भी जरूरी नहीं है कि हर महीने सेम चल रहा, हो सकता है किसी महीने उसने रेंट को बढ़ा दिया हो, तो इन एवरी केस जो डिडक्शन होगी इट कैन नॉट एक्सीड द रेंट ऑफ द लास्ट मंथ। ओके, दिस इज द सेक्शन नंबर 194 आई बी। तो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 194 आई सी। अब ये सी क्या कहता है, सी कह रहा है मैं बताऊंगा कंसीडरेशन के बारे में। कौन सी कंसीडरेशन के बारे में? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की कंसीडरेशन। पहले बताओ किस किस को पता है कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या है? हाँ जी स्टूडेंट्स, किस किस को पता है कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होता है? कैपिटल गेन में पढ़ाया था मैंने आपको। स्टूडेंट्स कैपिटल गेन याद करो, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ओके, देखो क्या होता है, चलो मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इज बेसिकली जहां पे वो कह रहा है कि एक काम करते हैं ना, कोई एक बायर आया, ठीक है, एक ना बिल्डर आया, बिल्डर का नाम है चिंतामणि। अब बिल्डर ने आकर बोला कि सर मुझे आपकी ये लैंड चाहिए। उसने कहा लैंड की वैल्यू कितनी लगा रहे हो? कहता जी मैं आपकी लैंड की वैल्यू लगाऊंगा 1 CR। ओके, कहता मुझे नहीं बेचनी। उसने कहा सर एक काम करो, आप यहाँ पे एक काम करना, इसके केस में मैं आपको एक तो 1 CR दूंगा, साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पे ना एक फ्लैट भी दे दूंगा। ठीक है। अब ऐसा मैम उसने क्यों किया, उसका क्या फायदा स्टूडेंट, जब वो वहां पर बिल्डर कुछ बनाएगा ना तो वो 1 CR से ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 CR या 6 CR चली जाएगी, उसका उसको वो पार्ट भी मिल जाएगा। ये होता है जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। क्लियर?
ध्यान आ गया सबको? यस, चलो। तो अब स्टूडेंट्स इन्होंने यहाँ पे बोला कि जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के केस में और कैपिटल गेन में पढ़ा हुआ है ये, हमने इसकी कैपिटल गेन की ट्रीटमेंट भी सीखी थी, याद करो। पेयर कौन हो? कोई भी पर्सन, रेजिडेंट पे ही होना चाहिए, रेट लगेगा 10% का। उसने कहा कि इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कंसिडरेशन वाले पार्ट के लिए होगा। द ओनली नोट हियर इज कि टीडीएस जो है वो मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए होगा, यानी जो उसने वो ऊपर फ्लैट दिया ना उसको, या कुछ पार्ट दिया, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ नहीं देखेंगे। कैपिटल गेन में सारी चीजें करते हैं, वो बात अलग है। टीडीएस के लिए हम सिर्फ जो उसका टैक्स डिडक्ट करेंगे वो हम करेंगे कैश और मॉनेटरी कंसिडरेशन की वैल्यू पर। ओके, अब जैसे ये पॉइंट मैंने पढ़ाया ना, काफी सारे स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज, अरे हाँ मैम ठीक है ना, मतलब हर पार्ट में यही होगा कि उसके लिए हमेशा सिर्फ मॉनेटरी कंसिडरेशन का होता है? नहीं स्टूडेंट्स, अब ध्यान करो, मैंने आपको 194 बी में पढ़ाया था, क्लियर करो इस चीज को, मैंने आपको सेक्शन 194 बी में पढ़ाया हुआ है कि अगर ऐसे केसेस में वो कुछ गिफ्ट करा देता विनिंग में, तो उसको इंश्योर करना पड़ता गिफ्ट देने से पहले, या वो मतलब वो पर्टिकुलर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन देने से पहले, कि उसका टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे हो गया। ठीक है, तो ये हर सेक्शन के लिए नहीं है, ये 194 आईसी के लिए था। ओके ओके, चलो ग्रेट। अच्छा, अब मैम इस सेक्शन नंबर को याद करने की मेमोरी टेक्निक है, हाँ स्टूडेंट्स अभी बनी है, बिल्कुल फ्रेश है, अब भी आपको बता देती हूँ वो मेमोरी टेक्निक है। ओके स्टूडेंट्स, आई सी आप लोगों ने कैपिटल गेन ध्यान से नहीं सुना, या फिर जो सुना तो मेरी बात ध्यान से नहीं समझी ना, तभी तो आपको जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ध्यान नहीं था। ठीक है, सो आई सी दिस। ओके, जल्दी से फटाफट से ये मेमोरी टेक्निक नोट कर लो, आप लोगों ने ही बनवाई है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है 194J। इस सेक्शन नंबर को 100% याद करना है। यस, ये सेक्शन नंबर ना हमारे पास इंटर लेवल पर एज वेल एज फाइनल लेवल पर बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको तो याद करना ही करना है, देयर इज नो चांस कि आप इसको याद ना करें। ये है किसके लिए? ये हमें बताता है स्टूडेंट्स 5 तरीके की फीस। पहली, अगर आप किसी को प्रोफेशनल सर्विस के लिए फी दे रहे हो, कैसा, आपने किसी से कोई प्रोफेशनल सर्विसेज ली है, उसको फीस दे रहे हो, तो उस पर 194J लगेगा। फिर लगता है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, किसके लिए? टेक्निकल सर्विसेज के लिए। और किसको लगता है? जब डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है, मैम डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, अगर हम उसको सैलरी कंसिडर नहीं कर रहे, सैलरी कंसिडर कर रहे हैं तो इट इज सेक्शन 192, सैलरी कंसिडर नहीं कर रहे तो 194J। ठीक है, और वैसे भी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर्स को मिलता है दैट इज नॉट सैलरी, दैट इज रेम्यूनरेशन, मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल फी मिलती है उनको। ठीक है, तो डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी क्या होता है? अगर हम किसी का मतलब मान लो कोई बुक वगैरह यूज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम उसको रॉयल्टी पे करते हैं। ठीक है, फिर होता है नॉन कम्पीट फी। अब ये नॉन कम्पीट फीस क्या होती है, जरा ये समझते हैं। ठीक है, जीएसटी में भी आपको मैंने एक बार एग्जाम्पल करवाया था नॉन कम्पीट फीस के लिए, अब यहाँ पर भी इनकम टैक्स में भी करते हैं। अब वो क्या करता है स्टूडेंट्स, नॉन कम्पीट फी इज बेसिकली, अब 2 तरीके से इसको हम ले सकते हैं। एक तो पर्सन ने कह दिया आप अगर मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो, आप बाहर जाकर मेरा कंपटीशन नहीं बन सकते, मतलब कि आप अपना पर्सनल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सेकंड, उसने ये बोल दिया कि देखो 2 पर्सन है, जेठालाल और आत्माराम। ठीक है, गोकुल धाम सोसाइटी में जेठालाल ने सोचा चलो मैं एक ना अचार पापड़ का बिजनेस कर लेता हूँ। अब आत्माराम ने कहा सुनो, मैं तुमको 70 लाख रुपए दे रहा हूं, लेकिन तुम गोकुल धाम सोसाइटी की 10 किलोमीटर की रेंज तक भी अचार पापड़ का बिजनेस मत करना। दैट इज अ नॉन कम्पीट फी। कम्पीट इज बेसिकली हियर फॉर द कॉम्पिटिशन वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा इनको यही क्लास में याद कर लें। ओके, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन से वर्ड आता है आर यानी कि रॉयल्टी, उसके बाद आती है नॉन कम्पीट फीस। ओके, अच्छा, अब नॉन कम्पीट फीस कैसे याद रखोगे? ये जे की बात कर रहा है, जे यानी जेठालाल, जिसका एग्जाम्पल अभी क्लास में करा है हमने, याद हो जाएगा सबको? ठीक है, चलो फिर पेयर कौन होगा, यानी कि ये पेमेंट्स कौन कर रहा है, तो कोई भी पर्सन बट अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो वही 1 CR और जो हमने केस पढ़ा हुआ है 50 लाख वाला वो एप्लीकेबल होगा। पे कोई भी रेजिडेंट पर्सन, रेट रहता है 10%, रेट रहता है 10%।
अब इन ऑल द केसेस रेट इज 10%, बट देयर इज पर्टिकुलरली 3 केसेस जहां पे रेट सिर्फ 2% कर दिया। ऐसा कौन सा रेट था? आओ स्टूडेंट, तो देखो, अगर किसी भी कॉल सेंटर को पेमेंट की जाती है, हम कॉल सेंटर की पेमेंट इसमें कैसे आई? स्टूडेंट्स, कॉल सेंटर को उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं। अब आज आपको मैं एक रियलिटी बता देती हूँ, रियलिटी वर्ड माइंड में आ रहा था, रियलिटी बताती हूँ। कई बार आपको कंपनी से कॉल आते हैं कि आपको भाई यहाँ पे सेल लग रही है, आप आ जाइएगा, वैरायटी देख लीजिएगा, या फिर किसी बैंक से कॉल आ गई कि ऐसे हमारे पास जो है क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स हैं। ठीक है, क्या लगता है वो सच में शोरूम पे बैठ के कॉल कर रहे हैं आपको? नहीं स्टूडेंट, व्हाट दे हैव डू इज, यहाँ पे काम जो है कॉल सेंटर्स को आउटसोर्स कर दिया जाता है। अगर आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ लोगे ना एक्स्ट्रा थोड़ा इन डेप्थ वाला कि अच्छा जरा ये बताना वो वाला सूट अवेलेबल है क्या, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर, बिकॉज क्या होता है वहां पे आउटसोर्स कर रहे हैं वो, तो यानी पेमेंट्स करते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए उन कॉल सेंटर्स को, तो उस पर टीडीएस रेट 2% है। सेकेंड आता है स्टूडेंट, अगर फीस दी गई है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, अगर फीस दी गई है टेक्निकल सर्विस के लिए जो कि प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल के केस में रेट 10% है एक्सेप्ट द कॉल सेंटर वाली बात, फिर टेक्निकल सर्विस के लिए तो उसके लिए भी रेट 2% है। फिर हमने और क्या पढ़ा मैम? हमने पढ़ा रॉयल्टी। रॉयल्टी के केस में स्टूडेंट्स, अगर रॉयल्टी पे की गई है फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म, तो उसके केस में रेट है 2%। अब ये है क्या? व्हाट आर द सिनेमाटोग्राफिक फिल्म जो आप रोज देखते हो? मतलब यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट, ये ना पेंसी से वर्ड्स लिख के हमें कंफ्यूज करने की ट्राई कर रहे हैं, बट वी आर वेरी स्मार्ट, हम कंफ्यूज होंगे नहीं। सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स यानी सिनेमा से रिलेटेड। अब क्या होता है, मान लो एक मूवी बनी, अब थिएटर जो है मूवी चला रहा है, आपको क्या लगता है वो कुछ अमाउंट नहीं पे करेगा? करेगा स्टूडेंट। तो अगर वो मूवी दूसरे पर्सन को सेल कर रहे हैं, उसको ये राइट दे रहे हैं आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो आगे, या ये राइट दे रहे हैं आप उसको एग्जिबिट कर लो यानी अपने पीवीआर में दिखा लो, उन सब के लिए ये जो पर्सन होते हैं वो उसको, सिनेमा जिसने बनाया है वो मूवी बनाई है उसको रॉयल्टी पे करते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल दो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स टीडीएस रेट 2%। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ध्यान से मेरी बात सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में वो आपको पूछता है कि प्रोफेशनल सर्विस पे रेट क्या है, तो आपको वहां पे कॉल सेंटर का जिक्र नहीं करना और डायरेक्ट 10% लिखना, फिर एक्सेप्शन में डालना। मतलब ये मैंने आपको सिर्फ इसकी बिहाइंड द सीन्स वाली बात बताई है एक तरीके से कि भाई ये भी एक तरीके की प्रोफेशनल सर्विस है, लेकिन पेपर में एमसीक्यू में आप प्रोफेशनल सर्विस पे 10% लिखोगे, अगर पूछा इसके बारे में स्पेसिफिकली तो 2% वहां पे मेंशन करोगे। ओके, अच्छा मैम अगर ये पूछा 194J का रेट हमेशा 10 होता है? नहीं होता, 2 भी होता है। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट्स, अगर कोई भी जो फीस दी गई है, रॉयल्टी दी गई है किसी भी तरीके से, अगर वो 30,000 पर एनम है तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। और आपको इस सेक्शन की खास बात बताऊं, वो क्या है, ये जो 30,000 है ना, ये फॉर ईच नेचर ऑफ पेमेंट लगता है। यस, ये इसकी बेस्ट बात है। यानी अगर आप मान लो किसी कंपनी को कोई पर्सन फी दे रहा है प्रोफेशनल सर्विस के लिए, तो उस पर 30,000 का रेट, टेक्निकल के लिए दे रहा है 30,000, उसी को डायरेक्टर की तरह फीस दे रहा है 30,000, तो ये हर किसी के लिए अलग अलग है। नेक्स्ट मैंने बोला डायरेक्टर, तो अब उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर की फीस ना ऑब्वियसली 30,000 से बहुत ज्यादा होती है, कोई भी डायरेक्टर 30,000 पर एनम तो लेगा नहीं, तो डायरेक्टर्स के लिए का हम आपके लिए लिमिट हटा रहे हैं। यानी अब डायरेक्टर्स की फीस पे से मैंडेटरीली टीडीएस डिडक्ट होगा, टैक्स डिडक्ट होगा, देयर इज नो लिमिट फॉर देम। ओके, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फिर नेक्स्ट केस आता है स्टूडेंट्स, नो टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ मेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस। अगर किसी ने भी पर्सनल पर्पस के लिए कोई प्रोफेशनल सर्विस ली है तो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्लाइंट आता है ऑफिस में, ठीक है, उसने साल में एटलीस्ट हमें 60,000 to 70,000 तो दिए ही होंगे, इतने तो दे के ही जाएगा ना, उसका हम पूरा ऑडिट ऑडिट संभालेंगे, हम भी तो उसको प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं। अगर वो एज एन इंडिविजुअल आ रहा है, नॉट एज अ बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन भी आ रहा है तो एज एन इंडिविजुअल आ रहा है, फर्म कंपनी ये सब चीजें नहीं कर आ रहा, तो उसके केस में वो हमारा टैक्स डिडक्ट करके हमें पेमेंट नहीं करेगा, वो उसके पर्सनल पर्पस के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुई ये बात?
तो अगर उसके पर्सनल पर्पस के लिए है तो नो टीडीएस, अगर उसके बिजनेस के लिए होता तो फिर 30,000 वाली लिमिट देखो, उससे ऊपर की अगर पेमेंट जा रही है तो टीडीएस लगेगा। जस्ट फॉर पर्सनल पर्पस नो टीडीएस। दोबारा बोल रही हूँ, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए है। अच्छा स्टूडेंट, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में अगर लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 CR या फिर जीआर यानी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, सो दे आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ओनली इन द केस ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस। ये क्या कह रहा है? उसने कहा इंडिविजुअल, और हमने कहा कोई भी पर्सन पेयर हो, लेकिन इंडिविजुअल या एचयूएफ ना हो तो लिमिट क्रॉस कर रही हो। लेकिन वो जो लिमिट क्रॉस करेगी यानी टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट की लिमिट, वो भी सिर्फ और सिर्फ चेक होगी दो के लिए, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए। बाकी सबके लिए यहाँ पे स्टूडेंट कोई जरूरत नहीं है कि आप टैक्स डिडक्ट करो। ओके, यानी अगर उनकी मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट हुई तब भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आया या नहीं आया? अच्छा मैम, आपने ना यहाँ पे कुछ गलती कर दी। क्या गलती करी मैम? आपने यहाँ पे लिख दिया नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फी। आप डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लिखना भूल गए स्टूडेंट्स। मैंने पॉइंट नंबर 4 में बता दिया कि डायरेक्टर की फीस मैंडेटरीली जो है वहां पे डिडक्ट हो रहा है टीडीएस। ठीक है, चलो। और वैसे भी यहाँ नेक्स्ट पॉइंट इसमें यहाँ पे बात आई, पेमेंट्स अगर हम दे रहे हैं, देखिए किसी भी स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट को, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट का मतलब होता है जो स्पोर्ट्स के बारे में कॉलम्स लिखते हैं, एम्पायर को, कमेंटेटर को, रेफरी को, फिजियोथेरेपिस्ट को, टीम फिजिशियंस को, एंकर्स को, इवेंट मैनेजर को, ये इवेंट मैनेजर है, ठीक है, वो कैसी फीस होती है? अरे वो भी तो फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस है, तो उस पर भी 194J लगेगा। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो स्पोर्ट्समैन के केस में वो 194E में जाता है। क्लियर? अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बात बोलती हूँ यहाँ पर, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर कहते हैं ना भाई हम ये वाला सॉफ्टवेयर परचेज करें, सो एक्चुअली वी आर नॉट परचेजिंग दैट सॉफ्टवेयर, वी आर टेकिंग द राइट टू यूज दैट सॉफ्टवेयर। मैम व्हाई? तभी तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, मान लो अगर हम कोई सॉफ्टवेयर हम कह देते हैं वी आर परचेजिंग इट, इफ वी आर एक्चुअली परचेजिंग इट फॉर द होल ईयर, फॉर द होल लाइफ टाइम, तो हर साल उसका सब्सक्रिप्शन पे क्यों करते हैं? करते हैं ना सॉफ्टवेयर पे सब्सक्रिप्शन पे। सिंपल सी बात है, आप कोई भी सॉन्ग्स की ऐप भी ले लो ना अगर, तो उसको भी मैं अगर एक सॉफ्टवेयर मानूं, वो भी हमारा ईयर टू ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट मांगता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा वो जो है एक तरीके से हम उनको रॉयल्टी दे रहे हैं एंड टीडीएस विल बी डिडक्ट अंडर सेक्शन 194J। क्लियर? However, no TDS would be attracted in cases of subsequent transfer if the transfer is made without any modification and TDS has already been deducted under section 194J। अब ये क्या कह रहा है? इसने कहा स्टूडेंट्स कि मान लो मैंने कोई सॉफ्टवेयर लिया और वो मैंने आपको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, बट दैट ट्रांसफर इज विदाउट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। जैसा मैंने लिया था मैंने आपको दे दिया, तो उसके केस में क्या दोबारा 194J लगेगा? नहीं, बिकॉज दैट ट्रांसफर इज विदाउट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन और मैं टैक्स डिडक्ट कर चुकी थी। क्लियर? अच्छा, इसमें करना क्या पड़ता है? इसके केस में बस एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। ओके, फिर बात आती है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स की। ये क्या है? अब ये पॉइंट समझो स्टूडेंट। So third party administrators making payments on behalf of insurance companies to hospitals for settlement of medical or insurance claims etc. Students, देखो मान लो एक पेशेंट गया हॉस्पिटल में, ठीक है, उसने ना अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था, मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ था। अब हॉस्पिटल ने कहा पेमेंट करो, उसने इंश्योरेंस का दिखा दिया, भाई देखो मेरे पास इंश्योरेंस है। उसके केस में अब क्या आता है ना, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि भाई ये सारा कुछ सेटलमेंट वो खुद करे, इससे बेटर दे आउटसोर्स दिस वर्क टू अ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। इसका काम क्या होता है? इंश्योरेंस कभी भी ऐसे नहीं पे होता, सारा क्लेम चेक होता है कि भाई इस पर्सन ने सही क्लेम किया नहीं किया वो सब। तो अब यहाँ पर बात आई कि जब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर पेमेंट कर रहा है तो क्या 194J लगेगा? हाँ लगेगा ना, क्योंकि वो भी तो उसको प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट? समझ आ गया? 194J अभी आपने एक ऐसा सेक्शन नंबर किया है जिसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है 194K एंड आई होप सबको याद होगा, आज हमारी एक और क्लास है एट 8:30 PM। याद है ना सबको? ग्रेट, चलो सेक्शन 194K। अब सेक्शन 194K हमें क्या कहता है? इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। मैम यूनिट्स?
अरे आपको पता नहीं क्या, म्यूचुअल फंड वगैरह के जो यूनिट्स होते थे उनपे तो हमारा कुछ टैक्स ही नहीं लगता था, तभी तो हम क्या करते थे, यूनिट्स खरीद लेते थे। स्टूडेंट्स ऐसा पहले होता था कि सेक्शन नंबर 10 ये कहता था कि अगर आपको यूनिट से कोई भी इनकम हो रही है तो फिर वो इनकम टैक्स फ्री होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। क्लियर? अब उस पर टैक्स लगता है, टैक्स लगता है तो टीडीएस भी लगेगा। अब ये किस पे लगता है, 194K। याद कैसे रखें, तो याद रखना, अरे भाई कब लग गया टैक्स इस पे, ये तो टैक्स फ्री था, ठीक है। तो कब लग गया टैक्स, लिख लो पूरा, कब लग गया टैक्स यूनिट्स पर। चलो फिर अभी बताती हूँ कब लग गया। तो स्टूडेंट सेक्शन 194K ने कहा अगर आपको कोई भी इनकम मिल रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स, पेयर कौन है, ऑब्वियसली जिसने यूनिट्स इश्यू किए होंगे, यानी कोई भी यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया। किसी भी रेजिडेंट पर्सन को जब पेमेंट करेंगे और अगर वो पेमेंट 5,000 रुपए से ज्यादा की है साल में, तो उस पर 10% का टैक्स डिडक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, 5% तक पे कोई टैक्स नहीं है, बट सॉरी 5,000 तक अगर पूरे साल में उसने पेमेंट करा उस पर्टिकुलर यूटीआई या म्यूचुअल फंड ने, तो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। फिर आता है 194LA। पहले बताओ 194K समझ आ गया कि कब लगा था टैक्स वगैरह ये सब, जल्दी बता दो स्टूडेंट्स। ग्रेट ग्रेट। 194LA, अब LA क्या कहता है, LA ने कहा कि सुनो, अब बात आई पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया। अच्छा चलो ठीक है, उस पे कंपनसेशन दिया, हाँ दिया मैम, इसके बारे में तो हमने पढ़ा भी बहुत अच्छे से, उसके इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ा हुआ है, हाँ स्टूडेंट। तो अब उसके टीडीएस के बारे में बढ़ते हैं। दिस इज द सेक्शन नंबर 194LA। इसने कहा अगर कंपनसेशन दिया जाएगा ऑन द कंपल्सरीली एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी भी कंपल्सरीली एक्विजिशन पड़ी हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की है। अगर एग्जामिनर अपने घर से लड़ाई कर आया, अगर उसने पेपर सेट किया होगा, उसने थोड़ा सा टिकी किया होगा, तो इसको मूवेबल बना दिया होगा। क्लियर? तो उसकी बातों में नहीं आना। ओके स्टूडेंट, पेयर कौन होगा, कोई भी पर्सन, पे कोई भी रेजिडेंट पर्सन। तो यहाँ पर जब उसको वो कंपनसेशन दिया जाएगा और अगर वो कंपनसेशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है पिछले साल में, तो दैट इज इन द प्रीवियस ईयर, नॉट द पिछला साल, इन द प्रीवियस ईयर, तो टीडीएस रेट शेल बी 10%। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा मैम इस पे टैक्स कब डिडक्ट होगा, एक तो वैसे ही कंपल्सरीली एक्विजिशन का केस है ना, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है, अप टू 2,50,000 नो टीडीएस। नेक्स्ट आता है, अगर मान लो, अगर मान लो ये एग्रीकल्चरल लैंड होती तो, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन है, वो तो कवर हो ही नहीं सकता बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अगर अर्बन है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 37। सेक्शन 10 क्लॉज 37 ने कहा अगर कभी भी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरीली एक्विजिशन हुआ है, सेल नहीं करी है, धक्के से लिए, कंपल्सरीली एक्विजिशन हुआ है, तो वहां पर इससे जो भी कंपनसेशन मिलेगा दैट विल बी एग्जाम्प्ट। अब एग्जाम्प्ट है तो उस पर टैक्स क्यों डिडक्ट करना है, नो टीडीएस। ओके, ये था 194LA। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं 194M की। अच्छा हम सब ने 194C पढ़ा था, हाँ मैम पढ़ा तो था। 194C में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट का केस, उसमें लेकिन बात थी इंडिविजुअल या एचयूएफ पे नहीं लगेगा अगर उनकी टर्नओवर वगैरह उससे ज्यादा नहीं थी, तो उसने कहा वो बाकी वाले कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, 194M के पास आएंगे, ठीक है। तो 194M ने कहा जिस इंडिविजुअल या एचयूएफ पर 194C नहीं लगेगा वो मेरे पास आओ। ये लाइन एज इट इज याद कर लो, जिस इंडिविजुअल या एचयूएफ पर 194C नहीं लगेगा, 194M ने कहा मेरे पास आओ, मेरे मतलब M। ओके, तो किस पे लगेगा स्टूडेंट्स, ये कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहा है, कौन पेयर कौन होगा, पैसा दे कौन रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्टी कौन है, इंडिविजुअल या एचयूएफ जिन पर 194C नहीं लगता। पे यानी कॉन्ट्रैक्टर कोई भी रेजिडेंट पर्सन, रेट 5%, रेट 5%। अब यहाँ पे बात आई कि मैम ये तो था 194C के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था ना 194J के बारे में भी, उसमें क्या था, उसने भी कहा था कि इंडिविजुअल या एचयूएफ पे नहीं लगेगा अगर उनकी टर्नओवर ग्रॉस से सीट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं है। हाँ, उस 194M ने कहा तुम भी मेरे पास आओ। फिर बात आई 194H की, कमीशन वाले की, उसमें भी सेम केस था, उसने कहा तुम भी मेरे पास आओ।
तो उसने 3 सेक्शंस को अपने पास बुलाया। किसको? 194C जिन पे नहीं लग रहा इंडिविजुअल एचयूएफ पे, जिन पर 194H नहीं लग रहा और जिन पर 194J नहीं लग रहा। ठीक है, उन तीनों पर यहाँ पर लगेगा हमारे पास 194M। इज इट क्लियर और नॉट? तो एम ने देखो कहा भाई सब मेरे पास आओ, 3 सेक्शन से जिसको निकाला उसको वो अपने पास लाया। रेट क्या है? 5% का रेट है, 5% का। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है मैम कोई अमाउंट है क्या जिस पे नहीं लगेगा? हाँ स्टूडेंट्स, अगर अमाउंट अप टू ₹50 था इन फाइनेंशियल ईयर तो फिर नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है स्टूडेंट, टीडीएस अंडर सेक्शन 194C H इन केस ऑफ, ये वही कह रहा है कि भाई जिन पर वो नहीं लगा था ना उन पे मैं लगूंगा। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, TDS under section 194C and 194H, that is the commission wala case. In case of individual or HUF, payer applicable only if last year turnover or gross receipt more than prescribed limit. Under section 194C and 194J, TDS not applicable in case of personal nature contract. वहां पर हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है या फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस है तो उसके केस में इंडिविजुअल एचयूएफ पे टैक्स डिडक्शन लगता ही नहीं। पढ़ाया था ना मैंने, चाहे उनका वो जो केस हो वो 1 CR या 50 लाख से ज्यादा हो तब भी नहीं लगता। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बताओ स्टूडेंट्स। सो इट मीन्स उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास 194J में हमने पढ़ा और केसेस में हमने पढ़ा कि अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ जो है, ठीक है, इसमें भी बेसिकली फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर है और उसका अगर जो लिमिट है वो कितना है, उसका टर्नओवर अगर 1 CR या 50 लाख ग्रॉस रिसीट से ज्यादा है, वहां फिर भी नहीं लग रहा था, बट यहाँ लगेगा। कब लगेगा? अगर अमाउंट जो है वो 50 लाख से ज्यादा का होगा। ठीक है, पेमेंट अमाउंट अगर 50 लाख से ज्यादा का होगा। स्टूडेंट्स प्लीज अगर किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, मैम 194J के क्या सारे पॉइंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे? नहीं, इसमें एप्लीकेबल होता है फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस का पॉइंट। इवन द फी फॉर टेक्निकल सर्विस भी नहीं होता, सिर्फ एक को अपने पास लाया है वो, औरों को नहीं, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस को। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात देखो, सेक्शन 194 IA, IB और M, ये 3 सेक्शंस ऐसे हैं स्टूडेंट। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो पेयर होता है, आप खुद देखो, एक बंदा आपको पेमेंट कर रहा है और कह रहा है कि मैं ना आपका टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करूंगा। अच्छा, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाएगा उस टैक्स को सबमिट करने, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, वो जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफिस में कहा आपको हम किस नाम से पहचाने? एक काम करो, नाम तो अब आपका मान लो नाम रमेश है, तो भाई दुनिया में तो हो सकता है 1 करोड़ लोगों का नाम रमेश हो, कैसे पहचाने? आप एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेकर आओ। टीडीएस के केस में वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैन। लेकिन 3 सेक्शंस ऐसे हैं, कितने? 3, 194 IA, IB एंड M। इसमें स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि पेयर टैन लेकर आए। क्लियर? मैम फिर वो करेगा कैसे? इनके केसेस में कहा आप एक काम करना, ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर देना और वहां पर आप फॉर्म 26 QB QC QD 30 दिन के अंदर इन फॉर्म्स को भर देना और फिर आप अपना टैक्स डिडक्ट जितना आपने करा है उसको सबमिट कर देना। क्लियर हुआ? अच्छा, ये 30 दिन कब से काउंट होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। जिस भी मंथ में टैक्स डिडक्ट हुआ उसकी लास्ट डेट से 30 दिन, यानी अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो जिस महीने में डिडक्ट हुआ उससे नेक्स्ट मंथ में कभी भी कर लेना। ठीक है, लेकिन हमें टेक्निकल लैंग्वेज क्या लिखनी है, एज वी आर गोइंग टू बिकम द प्रोफेशनल्स ना, तो फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड। ये था हमारे पास सेक्शन 194M। अब बात आती है 194N की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्साइटिंग। स्टूडेंट्स बस इतना आपने अभी तक सुना होगा, बैंक जाओ, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो पैसे निकाल लो। कैश विड्रॉल के बारे में सुना है? कैश विड्रॉल के बारे में सुना हुआ है? करा भी होगा डेफिनेटली, यस। अब इसने कहा स्टूडेंट्स कि देखो आप वैसे तो जितना कैश निकालना है निकालो, हम नहीं रोकते, लेकिन हाँ अब सेक्शन 194M ने कहा कि देखो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी इकोनॉमी ना लेस कैश इकोनॉमी हो, मतलब कैश का यूज कम से कम हो। दे वांट टू प्रमोट द ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस ना, तो उन्होंने कहा ना ना ना, कैश ना निकालना। 194N ने कहा ना,
ना ना, कैश ना निकालना। मतलब उसने कहा स्टूडेंट्स, अगर आप कभी भी कैश विड्रॉ कर रहे हो, किससे, बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, और तो कहाँ से ही करोगे, या तो बैंक से करोगे, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस। तो यानी अगर जब वो आपको रुपए दे रहे हैं, आपको अमाउंट दे रहे हैं, किसको, किसी भी पर्सन को, और अगर वो अमाउंट एक साल में आपने 1 CR से ज्यादा का निकाल लिया है, अप टू 1 CR है, चलो कुछ नहीं कह रहे, आप 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉ कर रहे हो, तो उस केस में आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा। यस स्टूडेंट, मैम टीडीएस कितने पे एप्लीकेबल होगा, एक्सेस वाले अमाउंट में। अब आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे, टीडीएस इनकम पर लगता है, लेकिन ये तो हमारा ही पैसा था जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, उसको निकालने पे भी टैक्स लग रहा है। हाँ जी लग रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट सेड यार 1 करोड़ से ज्यादा का क्यों निकाल रहे हो। और बेसिकली ना स्टूडेंट, ये टैक्स जो होता है, टीडीएस जो होता है, वो आपको ट्रेस करने के लिए होता है कि अच्छा आपने इतना अमाउंट निकाला, यानी कुछ तो कर रहे हो कैश का, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना। तो उन्होंने आपको ट्रेस कर लिया, पर्सन जेन्युइन है, वो रिफंड आ जाता है। इनकम टैक्स में रिफंड बहुत इजीली आ जाता है, ठीक है, अगर वो जेन्युइन पर्सन है। तो ये नहीं है कि उन्होंने उसको टैक्स लगा दिया, हाँ उसका टैक्स डिडक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन ले ली। ओके, तो कितना कर सकते हो आप एक साल में, 1 करोड़ तक, उससे ज्यादा किया तो टीडीएस लगेगा। तो इसीलिए 194N ने कहा ना ना ना, कैश ना निकालना। किससे ऊपर ना निकालना, 1 करोड़ से ऊपर, वरना ऊपर वाले अमाउंट पे टैक्स लगेगा। अच्छा, टीडीएस लगेगा, नॉट द टैक्स। अच्छा, रेट कितना होता है, 2%। रेट में भी कैटेगरीज है, अभी वो बताती हूँ आपको। टीडीएस कब लगेगा, ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब स्टूडेंट्स बात आई, रेट में भी इन्होंने ये कह दिया कि सुनो, 2% का रेट तब लगेगा अगर आपने क्या किया होगा, आपने अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल करी होंगी। कौन से वाली टाइमली फाइल करी होंगी, तो देखो स्टूडेंट, सपोज मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर 22-23, इससे पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर की रिटर्न्स देखो, ठीक है। अगर आपने उन तीनों सालों की प्रीवियस ईयर की रिटर्न्स ड्यू डेट से पहले फाइल करी थी, यानी लेट रिटर्न फाइलिंग नहीं हुई है, बिलेटेड रिटर्न्स नहीं फाइल हुई है, ड्यू डेट तक आपने रिटर्न फाइल कर दी थी, ठीक है, ये नहीं आप लेट फीस के साथ कर रहे हो, नहीं। तीनों सालों की, अगर आपने पिछले तीनों सालों की रिटर्न फाइल कर दी थी, तो रेट रहेगा 2%। अगर नहीं, तो इन दैट केस उन्होंने बोला कि देखो फिर हम रेट बढ़ा रहे हैं। और इसमें भी रेट कैसे करा, उसकी बाइफर्केशन कर दी, जो बहुत ही खतरनाक बाइफर्केशन है। कहा या तो रिटर्न टाइमली फाइल करना, वरना जब आप 20 लाख तक का अमाउंट निकालोगे तो कोई टीडीएस नहीं है। 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक पे 2% का है, और 1 करोड़ से भी ऊपर का निकाल रहे हो तो भाई 5% का टैक्स डिडक्ट होगा। यस स्टूडेंट, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। समझ आ गई बात, क्लियर है सबको। अच्छा, लेकिन अब एक बात और ध्यान रखनी है। अब वो क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसमें इन्होंने बोला कि आप जब प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर 22-23 है, इससे पिछले 3 साल चेक करने हैं। ये जो पिछला वाला साल है, इसकी ध्यान रखना, ये साल तब माना जाएगा अगर इसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जा चुकी है, एक्सटेंड होती जा रही है, कुछ भी है अभी तक भी खत्म नहीं हुई, फिर नहीं देखेंगे हम ये। हाँ, फिर हम उसके पिछले 3 साल देखेंगे। तो जिस टाइम आप बैंक में पैसा निकलवाने जाओगे, उसके पिछले वाले 3 साल तब देखेंगे अगर पिछले साल की ड्यू डेट जा चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, ड्यू डेट एज पर द सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। इंटरेस्टिंग लगा सेक्शन, जल्दी बोलो इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। यस, पक्का, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर रिटर्न्स फाइल नहीं करी तो टीडीएस के रेट बदल गए। अब बात आती है, अगर कैश गवर्नमेंट निकाल रही है तो आपको लगता है पैसा लगेगा, नहीं लगेगा, टीडीएस लगेगा, नहीं लगेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला, नहीं लगेगा। बैंक ही बैंक से पैसा निकाल रहा है भाई, तो किस बात का है, वो तो अपना बिजनेस चला रहा है। तो अगर विड्रॉल करी गई है बैंक ने, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या उनके किसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है, हमने जीएसटी में पढ़ा था कि वो अपनी हेल्प के लिए एक तरीके से अपने साथ किसी को जोड़ रहे हैं कि भाई आप हमारा ये काम जाकर रूरल एरियाज वगैरह में कर देना या रिमोट एरियाज में कर देना। उन्होंने कोई कैश निकाला है तो नो वेज है। फिर आता है व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ऑफ बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। ये क्या है स्टूडेंट, एटीएम में पैसा अपने आप आता है, डोरेमोन आता है और उसमें वो पैसा डाल देता है, ओके चलो भाई पैसा उसमें अपने आप आ गया मन, नहीं ना। तो स्टूडेंट्स, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स कौन होते हैं, जिनके साथ ये टाई अप होता है कि भाई आप इन एटीएम को पैसा इसमें टाइमली जो है आप इनमें डालते रहोगे एटीएम मशीन्स में। अब स्टूडेंट्स,
उसके केस में भाई उनके पास रुपए आएंगे कहाँ से? वो बंदा कह रहा है ठीक है मैं जा रहा हूँ, ओके, मेरे पास रुपए कहाँ से आएंगे? उसको पहले बैंक से विड्रॉ करने पड़ेंगे ना, तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट आता है कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजी एजेंट्स। अब व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर का कोई फ्रेंचाइजी वाला है ना, तो उस पर भी ये नहीं लगेगा। ठीक है, वो उस केस में करते क्या है, अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसमें कैश रखते हैं, विड्रॉ करते हैं, एटीएम भरते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने पढ़ा था एपीएमसी के बारे में। एपीएमसी क्या होता है? जीएसटी में मैंने पढ़ाया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। उनका काम क्या होता है स्टूडेंट? वो फार्मर्स की हेल्प करते हैं। तो उन्होंने फार्मर्स की हेल्प करने के लिए फार्मर को पैसा देना था, लोन देना है, किसी भी तरीके का कोई अमाउंट देना है फॉर हेल्पिंग देम। उसके केस में उनको बैंक से पैसा निकालना है, उनको कहा आप एग्रीकल्चर के लिए हेल्प कर रहे हो, नो टीडीएस। ओके, तो जो भी रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट है या ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, और उन्होंने ये सर्टिफाई कर दिया कि हमने विड्रॉल फार्मर को देने के लिए करी है ना, तो फिर उस केस में नो टीडीएस। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया? फटाफट से बोलो, क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट नंबर एफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 194 ओ। ध्यान रखना 194 एन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है 194 ओ। अब इसमें क्या है, तो 194 ओ आ रहा है ई कॉमर्स गुड्स के लिए। यानी स्टूडेंट्स अगर पेमेंट हो रही है रिगार्डिंग द ई कॉमर्स, कैसी पेमेंट हो रही है? रिगार्डिंग द ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स कैसे होता है स्टूडेंट्स? लाइक अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, शेफवेयर हो गया, स्नैपडील हो गया, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी पर्सन अपने गुड्स को सेल कर सकता है। अब हमें नॉर्मली क्या लगता है ना कि भाई हम अमेजोन से सामान मंगवा रहे हैं, हमें यही लगता है, बट होता क्या है, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सेलर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे मान लो चिंतामणि ने यहाँ से जो है 10 kg आटा ऑर्डर किया। ठीक है, चिंतामणि ने इस ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी अमेजोन को पेमेंट कर दी। उसके बाद नाउ अमेजोन इज गोइंग टू पे टू देयर सेलर्स, ऐसा होगा ना? अब आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट जानना नहीं चाहेगी कि कितनी पेमेंट दे रहे हो? उनको डेफिनेटली जानना चाहेगी ना। उनको लगेगा भाई पता तो चले किसकी कैसे इनकम हो रही है, कि कोई अपनी इनकम हमसे ये तो नहीं है कि कंसील कर रहा है, उसको बता नहीं रहा। ठीक है, अब ध्यान से इन पर्सन्स के बारे में सुनना। जो मैंने आपको बोला कि ये जो चिंतामणि है, कौन है जो चिंतामणि है? उसने जिससे ऑर्डर किया अमेजोन से, यानी वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। कौन है स्टूडेंट्स? ई कॉमर्स ऑपरेटर। और उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास जितने सेलर्स ने अपने आप को आइदर दे आर सप्लाइंग गुड्स और दे आर सप्लाइंग सर्विसेज, जिन्होंने अपने आप को वहां पर रजिस्टर किया, वो है ई कॉमर्स के पार्टिसिपेंट्स। कौन है? पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कांट यूज द वर्ड्स इन द टीडीएस चैप्टर लाइक द सेलर एंड द बायर एंड ऑल दैट। ठीक है, सो आपको ये ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लिखना है। ओके स्टूडेंट, अब यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर वो पर्सन होता है जो कि ई प्लेटफॉर्म को लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शेफवेयर, इन सबको मैनेज और ऑपरेट करता है, और जो उस पर सेल कर रहा है वो है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब जब भी कोई भी पर्सन जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो किसी भी रेजिडेंट पर्सन को जो कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है उसको उसकी पेमेंट देगा, तो गवर्नमेंट ने बोला, इनकम टैक्स लॉ ने बोला दैट एज पर सेक्शन 194 ओ आपको क्या करना है, आपको उसके ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल में से, अब ग्रॉस अमाउंट का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। आई एम सेइंग कि आपको ग्रॉस अमाउंट का 1% डिडक्ट करके पे करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ई कॉमर्स ऑपरेटर्स में क्या होता है कि उनका सपोज मान लो एक पर्सन ने 1000 रुपए का सामान मंगवाया। ठीक है, आपको क्या लगता है जो सेलर है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, उसको पूरा 1000 मिलेगा क्या? नहीं, उसमें से जो अमेजोन है या जो फ्लिपकार्ट है, जो स्नैपडील है, शेफवेयर है, ये अपनी जैसे अमेजोन ने मान लो अपने सेलर्स को पेमेंट करी, तो वो उसमें से अपनी कमीशन डिडक्ट करेगा ना। आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल काइंड ऑफ सेल्स रिटर्न, जो वापस आ रहा है सामान, तो उन सब के बाद जो अमाउंट होता है वो होता है नेट अमाउंट। और जो बायर ने पे किया था डायरेक्ट 1000 रुपए, वो होता है ग्रॉस अमाउंट। तो अब कौन से अमाउंट पर 1% डिडक्ट करना है? इस ग्रॉस अमाउंट पे ध्यान रखना, इस बात को ग्रॉस अमाउंट पे डिडक्ट करना है। ठीक है, सो 1% का मतलब किसका? ग्रॉस अमाउंट का मतलब वो प्राइस जो बायर से उसको रिसीव हुआ है। ठीक है,
अब कुछ हमारे पास फॉलोइंग पॉइंट्स आने वाले हैं जिनके केस में ये बोला गया कि यहाँ पर टीडीएस नहीं लगेगा। एक तो अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ, अब ध्यान रखना ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस, ऑल द थ्री, मैंने 3 कंडीशन बताने वाली हूँ, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक अ केस कि कोई एक सेटिस्फाई हो रही है, तीनों सेटिस्फाई होंगी। पहला, पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ होगा। सेकेंड, स्टूडेंट्स उसने जितना भी सेल किया है, अब चाहे वो गुड सेल करे हैं, चाहे सर्विसेज की हैं, चाहे दोनों, वो प्रीवियस ईयर में उसका ग्रॉस अमाउंट, नॉट द नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट यानी जितना उसके कस्टमर्स ने उसके लिए पे किया वो अप टू 5 लाख होना चाहिए। ठीक है। और स्टूडेंट्स उसने क्या किया होगा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो ऑपरेटर को फर्निश कर दी हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर उस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 194O को बहुत अच्छे से करना। रीजन, आजकल ई कॉमर्स का बहुत जमाना आ चुका है, ई कॉमर्स का ट्रेंड आ चुका है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको करंट ट्रेंड के बारे में पूछे। क्लियर? मैम कैसे याद रखेंगे, अभी बता देते हैं। सो ओ फॉर द ऑपरेटर, तो ये ऑपरेटर की बात कर रहा है 194O में। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी पेमेंट मेड बाय अ परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू एन पार्टिसिपेंट but sale facilitated by e-commerce operator shall deem to be the amount paid or credited by e-commerce operator to e-commerce participant and shall be included in gross amount for the purpose of TDS। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट, कई वेबसाइट्स क्या करती हैं, प्रैक्टिकली कोई वेबसाइट ऐसा नहीं कर रही, लेकिन हाँ उन्होंने तो सारी पॉइंट्स को इंक्लूड करना था ना, कि क्या पता कौन सा पॉइंट किस तरीके से इंक्लूड हो जाए। ठीक है, लॉ तो सबके लिए बनेगा, प्रैक्टिकली कोई ऐसा करेगा क्यों। उन्होंने कहा कि भाई मान लो अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसने क्या कह रखा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कह रखा है कि बायर्स आप ये सेलर की अकाउंट डिटेल्स है, आप डायरेक्टली यहाँ पैसा भेज दो, ऑर्डर आप हमें दो, लेकिन अमाउंट आप डायरेक्टली सेलर को दे दो। अगर ऐसा वो करता, अगर ऐसा वो करता तो मैम क्या तब भी फिर ये सेक्शन लगता? हाँ जी स्टूडेंट्स लगता। फिर उस केस में हम क्या मानते कि भाई जितना अमाउंट उसको मिला है सेलर को, ठीक है, उसकी कमीशन वगैरह अगर उसने कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर को पहले दे दी थी, नहीं दी थी, जो भी है, सब कुछ मिला कि जो अमाउंट बनता वो बनता ग्रॉस अमाउंट, और उसी पर सेक्शन 194O लगना था। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर, ठीक है, चलो ठीक है। फिर बात आती है, अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, द रीजन बीइंग, ऐसा कौन सी वेबसाइट करेगी कि वो कहेगी चलो तुम डायरेक्टली सेलर को पे कर दो, सामान तुम्हें हम भिजवा रहे हैं। ठीक है, हाँ, बट ऐसा पॉइंट आया, सो दिस इज द पॉइंट। अच्छा, सेकंड, मैम वैसे अगर ऐसा होता तो टीडीएस डिडक्ट, टैक्स डिडक्ट किस में से होता? पेमेंट तो डायरेक्टली वो नहीं करती, तो स्टूडेंट्स कुछ अमाउंट तो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर भी अपने पास रखता। सेकंड, ऐसे केसेस में फिर वो क्या करता कि वो कहता मैंने आपकी जो कमीशन डिडक्ट करनी है ना, एक तो मेरी कमीशन मुझे वापस भेजो, प्लस साथ में वो जो टैक्स आपका डिडक्ट होने के लिए बनता था वो भी मुझे वापस भेज दो। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194O और नॉट डिडक्टेबल ड्यू टू 5 लाख वाली लिमिट, टीडीएस कांट बी डिडक्टेबल अंडर एनी अदर सेक्शन। इसने कहा सिंपल बात है, अगर 194O लग रहा है तो कोई और सेक्शन नहीं लगेगा। अब चाहे, अच्छा मैम ऐसा कुछ है क्या कि टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा 5 लाख वाली लिमिट के लिए? अच्छा, तो कोई सेक्शन लगे नहीं, बस एक ही है, ओ का ऑपरेटर, एक ही सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये रूल तब एप्लीकेबल नहीं होगा if amount received by e-commerce operator for hosting advertisement or services which are not related to sale of goods or services। इन्होंने कहा, लेकिन अगर गुड्स या सर्विसेज सेल नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ है स्टूडेंट्स, आप कई बार ना ध्यान करना, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एड भी चला रहे होते हैं, तो इसके लिए उनको कुछ पेमेंट्स वगैरह करी गई हैं, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दी हैं, कुछ भी है, वो यहाँ इंक्लूडेबल नहीं है। यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज का सेल करना इंक्लूडेबल था। ठीक है, तो उस पर 194O नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिस सेक्शन इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस। अब सर्विस में किसी तरीके की कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस दी है तो वो भी यहाँ इंक्लूड होगी। अच्छा मैम, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस 194J लगता है ना? यस, लेकिन इफ इट इज थ्रू द सेक्शन, इफ इट इज थ्रू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, तो इट मींस वो सर्विस दे रहे हैं, तो फिर उस केस पे 194O लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लिखा हुआ है कि थ्रू ऑनलाइन मोड है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, कोई और मोड है तो ये एप्लीकेबल होगा।
अब सीबीडीटी ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए, जरा पढ़े क्या उनके बारे में? अब हाँ या ना बोल दो। देखो आप सबके रिप्लाईज आएंगे ना, मैसेजेस आएंगे, तभी आई विल फील डेफिनेटली मोटिवेटेड कि फटाफट से ये करते हैं कंप्लीट। यस, ग्रेट। तो अब हम बात करते हैं सीबीडीटी की क्लैरिफिकेशंस के बारे में। अच्छा, एक बात, क्लैरिफिकेशन हमेशा किस वे से आती है? अगर किसी को भी क्लैरिफिकेशन देनी है तो वो सर्कुलर इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? सर्कुलर इशू करते हैं। तो इट मींस अगर एमसीक्यू में पूछा सर्कुलर क्यों इशू होता है, तो फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है, payment gateway will not be required to deduct tax under section 194O if the tax has been deducted by the e-commerce operator on the same transaction। अब ये क्या कह रहा है? आपने रेजर पे का नाम सुना स्टूडेंट्स? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ द रेजर पे और द पेपाल, इन सब का नाम सुना? यस, नहीं सुना? ओके ओके आशा, चलो मैं बताती हूँ क्या है। सुना हुआ है आप दोनों ने? ग्रेट। देखो स्टूडेंट्स, क्या रहता है, अगर मान लो आप कहीं पे भी पेमेंट कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपने XYZ वेबसाइट पे पेमेंट करी, तो अब वो वेबसाइट अपने पास पेमेंट गेटवे लेकर आती है। पेमेंट गेटवे मतलब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, आपने वेबसाइट को पेमेंट करी, इस वेबसाइट है बैंक? नो मैम। तो वो पेमेंट कैसे रिसीव कर रहा है, क्या हो रहा है कि उसकी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगी, कि ये सब चीजें होती हैं थ्रू अ पेमेंट गेटवे। ठीक है? अब स्टूडेंट्स, वो पेमेंट गेटवे कौन कौन से होते हैं? देयर आर सो मेनी पेमेंट गेटवेज लाइक वेरी पॉपुलर रेजर पे, पेपाल, ये सब कुछ। तो उन पेमेंट गेटवे का काम होता है कि वो आपसे पेमेंट कलेक्ट कर कर बाद में अपना 1% और जितना भी उनका डिडक्शन होगा कमीशन का, वो डिडक्ट करके वेबसाइट की बैंक अकाउंट में रुपए को भेजते हैं। ठीक है? इन्होंने कहा अब जब पेमेंट गेटवे ये अमाउंट भेज रहा है, ताकि उसका टैक्स डिडक्ट करना है? नहीं करना। क्यों? ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अगर कर लिया है तो फिर पेमेंट गेटवे नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ, applicability of an insurance agent or insurance aggregator in years subsequent to the first year, if the insurance agent or the insurance aggregator has no involvement in transactions between insurance company and the buyer of the insurance policy, he would be not liable to deduct tax under section 194O for the subsequent years। अब मैम ये क्या कह रहा है? चलो स्टूडेंट, सो हैव यू हर्ड द नेम ऑफ द पॉलिसी बाजार? पॉलिसी बाजार का नाम सुना? सुना? ओके ग्रेट। सो कैन आई से पॉलिसी बाजार हो गया, या ऐसी जो भी वेबसाइट्स हैं, दे आर एक्टिंग लाइक एन इंश्योरेंस एजेंट्स। हम उन पे जाते हैं, सारे के सारे हमारे पास निकल कर आ जाते हैं कि भाई हाँ ये सब इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, वी कैन टेक एनी वन फ्रॉम देम। ठीक है? सेम फोन पे भी ऐसे ही होता है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आई कि देखो, हमने मान लो पॉलिसी बाजार से कोई भी एक पॉलिसी ले ली, सपोज मान लो XYZ की ले ली। ठीक है? अब जब हमने वो पॉलिसी ली ना, तो यहाँ पर पॉलिसी बाजार एक्टिंग लाइक एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, उन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर का रोल प्ले किया ना, कि पार्टिसिपेंट्स उसके पास थे हम। तो पहली पेमेंट पे तो हमने पेमेंट पॉलिसी बाजार को दी है, तो वो क्या करेगा, 194O एप्लीकेबल कर कर उस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट दे देगा। बट एट द नेक्स्ट टाइम, अगर मान लो हमने क्या किया, कार इंश्योरेंस करवाया, अब हम डायरेक्टली जो फर्स्ट के बाद वाले सब्सिक्वेंट प्रीमियम्स है, हम पॉलिसी बाजार के थ्रू पे नहीं कर रहे। हाँ, हम ऐसा कर, अगर कोई ऐसा कर रहा है, उनको ऑप्शन दे दिया गया, तो वो डायरेक्टली इस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कर रहे हैं। हाँ, तो क्या तब भी 194O उन सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली नॉट। भाई जब पॉलिसी बाजार के पास पैसा ही नहीं आया, तो वो किस बात का टैक्स डिडक्ट करेगा? ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? However, the insurance company shall be required to deduct tax on commission payment, if any, made to the insurance agent or insurance aggregator for those subsequent years under the relevant provision of the act। इन्होंने कहा कि वैसे, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर क्या हो रहा था कि पॉलिसी बाजार को भी भाई पता था कि अब ये सब्सिक्वेंट पेमेंट्स तो डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, मान लो स्टूडेंट्स, उन्होंने या किसी ने भी कंपनी को, उस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कह दिया, देखो प्रीमियम आ तो हमारी वजह से रहा है ना, हम रिमाइंडर्स दे रहे हैं, हमने आपको लाकर दिया बायर, तो आप हमें सब्सिक्वेंट पेमेंट्स पे कमीशन देते रहना। क्लियर? तो भाई अब वो जो कमीशन पे करेंगे ना, उस कमीशन के ऊपर टैक्स डिडक्ट करके पे करना है। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मैम 194O में नहीं, क्या 194O कमीशंस पे लगता है? नहीं। तो जो मैंने आपको कमीशंस के लिए पढ़ाया था सेक्शन, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है? तो अब यहाँ पर बात आती है कि स्टूडेंट्स, अच्छा
वैसे मैंने आपको कौन सा सेक्शन पढ़ाया था, जल्दी से कोई बताएगा मुझे? बताओ स्टूडेंट्स। इंश्योरेंस पॉलिसीज के केस में कमीशन पे हो रहा है, कौन सा सेक्शन था? 194D। याद आ गया? ग्रेट। बाकी सबके लिए एच। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने नोट डाउन भी कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 194T। अरे इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंटरेस्टिंग सेक्शन किया है, कुछ तो रिप्लाई करो स्टूडेंट्स, कुछ तो मैसेज करो। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं सेक्शन नंबर 194B। अब इन्होंने पी ने क्या कहा? पी ने कहा कि सुनो, मैं आपको बताता हूं दैट इफ इट द केस ऑफ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के केस में कौन होता है सीनियर सिटीजन? हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन के केस में अगर बैंक ने उसको पेमेंट करनी है, ठीक है, अब बैंक जब उसको पेमेंट करेगा, मैम बैंक किस बात की पेमेंट करे? अरे कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में स्टूडेंट्स वहां पर वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। किस रेट पे करेगा? क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो फ्लैट रेट नहीं लगा रहे, स्लैब रेट लगा रहे हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पर बात आ गई कि पेयर कौन होगा? स्पेसिफाइड बैंक। इट इज बेसिकली द केस ऑफ सीनियर सिटीजन, बट यहाँ पर अमेंडमेंट पे उन्होंने कहा सीनियर सिटीजन मतलब होता है जिसकी एज 60 ईयर्स हो, लेकिन हम कहते हैं आपको चलो 60 प्लस वाले को नहीं, जिसकी एज 75 या 75 प्लस हुई, अगर वो पे है, उसको पेमेंट मिल रही है, तो फिर 194P लग जाएगा। हो सकता है आपकी बुक में ये 75 ईयर्स वाली बात ना लिखी हो, इट इज एन अमेंडमेंट, तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, अच्छा नेक्स्ट आता है कि मैम एक तो हो गई इंटरेस्ट की पेमेंट, बाकी क्या पेमेंट्स हो सकती हैं जो बैंक देगा? स्टूडेंट पेंशन देता है बैंक। क्लियर? सो पेंशन मिलती है बैंक से, वो सब कुछ। सो दिस सेक्शन एप्लीकेबल ओनली इफ इंडिविजुअल हैविंग इनकम ऑफ द नेचर ऑफ पेंशन एंड, ये नो लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एरर है, ठीक कर लेना, लेकिन उसकी और कोई इनकम ना हो, एक तो पेंशन हो, साथ ही साथ उसको बैंक से किसी भी तरीके का इंटरेस्ट मिलता हो। क्लियर? सो वहां पर ये मिलेगा। ओके, अच्छा मैम वैसे वो स्लैब रेट पे कब करते होंगे? डिक्लेरेशन जाएगी, फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे प्रैक्टिकली इट्स 12BBA, फॉर्म नंबर पेपर में नहीं पूछेंगे, ठीक है, फिर भी फॉर नॉलेज पर्पस 12BBA में वो डिक्लेरेशन देगा। एक बार जब वो डिक्लेरेशन फाइल कर देगा स्टूडेंट, तो बैंक क्या करेगा? वो सीनियर सिटीजन की इनकम कंप्यूट करेगा। अब इनकम कंप्यूट करने के लिए मैम क्या उसके पास जो डिडक्शंस आती है हमारे पास चैप्टर 6A वाली 80C से 80U वाली डिडक्शन, वो भी मैं आपको करवाऊंगी क्लास में, वो डिडक्शंस करेगा। यस स्टूडेंट, वो सारी डिडक्शन साथ की साथ जो रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A वो सब मिलेंगी। क्लियर? फिर वो बैंक क्या करेगा? उसकी स्लैब रेट लगाएगा, इनकम कंप्यूट करेगा और टैक्स डिडक्ट कर लेगा। यस ग्रेट, चलो अच्छा 80C से 80U क्या होता है? ये है जो हमें चैप्टर 6 की डिडक्शन मिलती है टोटल इनकम से। रिबेट क्या होती है कि 5 लाख तक की जिसकी इनकम होती है तो उसको मैक्स 12,500 उसका टैक्स बनता है, वो पूरी रिबेट मिल जाती है, वो वाली बातें हो रही है। ये भी सब हम करेंगे, ठीक है। अब स्पेसिफाइड बैंक का मतलब भी कोई भी बैंक जो कि आरबीआई के साथ अपॉइंटेड हो, बस इसमें और आपको कुछ नहीं करना। अब बात आ रही है 194Q की। अब हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स? हमने 194N कर लिया, M कर लिया, N हो गया, O हो गया। अब आते हैं हम P, अब Q पे, मतलब सीरीज में चल रहा है सब कुछ। क्लियर? 194Q ने कहा कि एक बात बताओ, आपने क्यों कोई गुड्स परचेज करे 50 लाख से ज्यादा की? लिख लो यहाँ पर ऐसे करके, क्यों, तो क्यों गुड्स परचेज करे 50 लाख से ज्यादा की? मतलब वो कह रहा है कि अगर आप एक प्रीवियस ईयर में गुड्स परचेज कर रहे हो ऑफ मोर देन ₹50 इन अ प्रीवियस ईयर, और पेयर कौन है? जिसने खरीदा है स्टूडेंट, अगर वो चाहे कोई भी बायर है जिसकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। मैम वैसे ये सेक्शन समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट ने लगाया क्यों? ट्रेस करने के लिए, ठीक है। वो ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पे कि जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, मतलब काफी हैवी बिजनेसमैन है वो, तो अगर उसने एक साल में 50 लाख से ज्यादा के गुड्स को परचेज किया है तो 194Q लगेगा। ओके स्टूडेंट, पे कौन होगा? सेलर, दैट इज द रेजिडेंट पर्सन। अब उस पर्सन को करना क्या है? पेयर को क्या करना है, यानी जो पर्सन सामान खरीद रहा है उसको क्या करना है? ध्यान से मेरी बात सुनना। इसने अगर 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीदा, तो वो खरीदते टाइम क्या करेगा? 50 लाख से ऊपर का जितना भी खरीदेगा, 50 लाख तक पे कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख से ऊपर जितना भी सामान खरीदेगा उस पे वो टैक्स डिडक्ट करेगा 0.1%।
एक तरीके से वो उससे खुद से ट्रेस करवा रहे हैं कि अच्छा आप कौन कौन से सेलर से सामान खरीद रहे हो, ये कोई बड़े सेलर्स तो होंगे तभी तो आप 50, आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा, और आप उनसे ही क्यों सामान खरीद रहे हो, ठीक है। सेकेंडली वो यहाँ बायर को भी ट्रेस कर लेते हैं कि वो इतनी पेमेंट्स कर रहा है। अच्छा, इस सेक्शन में सिर्फ 50 लाख से ऊपर वाले पे ये सेक्शन लगेगा, टीडीएस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अगर स्टूडेंट टीडीएस जो है वो किसी और सेक्शन में जा रहा होगा तो यहाँ नहीं आएगा। सेकंड, अगर अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी सेक्शन 206C, दैट इज फॉर द टीसीएस पर्पस, ठीक है, तो टीसीएस लगेगा तो यहाँ नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब यहाँ पे बात आई कि मैम अगर मान लो सेक्शन ऐसा आ गया कि वहां पर 206CH भी लग रहा है, अभी बताएंगे CH क्या होता है, और ये टीसीएस का सेक्शन है, और 194Q भी लग रहा है, तो किसके रिस्पेक्टिव में टैक्स कटेगा स्टूडेंट्स 194Q में, इसको प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। 206CH भूल जाओ और इस पे लगाओ। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे 100% कंफ्यूज तो हुए होंगे, तो चलो मैं इसको समराइज करती हूँ। देखो, हमारे पास टीसीएस के दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है सेक्शन 206C, एक होता है 206C1H, ठीक है। उसने कहा अगर आपको 194Q का सेक्शन लग रहा है, ये तब नहीं लगेगा अगर आपके पास कोई और टीडीएस का सेक्शन लग रहा है, साथ ही साथ अगर 206C लग रहा है तो 194Q नहीं लगेगा। बट अगर अब बात आई 206C सबसेक्शन 1H की, तो इसके साथ और टीडीएस का 194Q, इन दोनों में से कौन लगेगा तो 194Q लगेगा। लेकिन 206C और 194Q में से कौन लगेगा, 206C लगेगा। तो यहाँ पे कौन खिलाड़ी बना, 206C, और इसके केस में कौन विनर बना, जो जीत गया कि मैं लगाऊंगा रेट 194Q। ओके स्टूडेंट्स, चाहे तो इस तरीके से चार्ट फॉर्म में लिख लेना। क्लियर? अब यहाँ पर यही है स्टूडेंट्स कि अगर भाई 206C, अब आगे ये सेक्शन हम पढ़ेंगे तो कैसे है, तो भाई टीसीएस कलेक्शन होगा, बस इसमें आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर ट्रांजेक्शन पे ये 194O भी लग रहा है और 194Q भी लग रहा है, ओ ने क्या कहा था, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, यानी सेल परचेज उस वे से हो रही है। अब ओ भी लग रहा है, क्यू भी लग रहा है, तो कौन सा लगाएं, तो ओ लगाएंगे, ठीक है, तो ई कॉमर्स जीतेगा, लिख लेना है यहाँ पे। अब बात आई मैम अगर पे का पैन अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स, तो अब इस केस में टैक्स जो डिडक्ट होगा वो 5% के रेट से होगा। किस रेट से होगा, 5% के रेट से होगा। 20 नहीं होगा, नहीं, क्योंकि स्टूडेंट इस केस में ऑलरेडी जो रेट है वो बहुत कम है, 0.1%। उन्होंने कहा अगर वो अपना पैन नहीं दे रहा पेई, तो फिर आप उस केस में 5% से कर देना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अब आती है कुछ सीबीडीटी की क्लैरिफिकेशंस। अब स्टूडेंट्स ये क्लैरिफिकेशंस एक बार रुकिए, ये क्लैरिफिकेशंस हम कब करेंगे, जब मैं आपको टीसीएस का सेक्शन करवा दूंगी, ये तब करेंगे। अदरवाइज फिर अभी तक आपको वो 206C1H वाला वही माइंड में घूम रहा होगा कि ये होता क्या है, सोच रहे हो ना, ठीक है, तो इस पे लिख दो पेंडिंग, ये हम टीसीएस के साथ में इसको आपको करवाऊंगी दोबारा। नेक्स्ट आ जाओ 194R पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैम क्या 194R हमारे सिलेबस का पार्ट है, यस 100% इट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ओके स्टूडेंट, ये कहता है अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, एनी बेनिफिट और परक्यूजिट whether converted into money or not arising from business or profession, अगर स्टूडेंट किसी भी पर्सन को बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, या मैं कहूँ उसको कुछ एडिशनल मिल रहा है, उसको कोई परक्यूजिट मिल रहा है, ठीक है, अब चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स हो, चाहे वो कन्वर्टेबल हो रूपों में, चाहे ना हो, उस पर लगेगा 194R। क्या लगेगा, 194R, ठीक है। कौन दे रहा होगा, कोई भी पर्सन बट अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ ने वो बेनिफिट या पर्क तब दिया हो अगर उनका टर्नओवर 1 CR या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा हो। किसको दिया, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को। टीडीएस रेट 10%। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन टीडीएस तब नहीं लगेगा अगर बेनिफिट या परक्यूजिट का जो अमाउंट है वो सिर्फ 20,000 था, प्रीवियस ईयर में सिर्फ 20,000 था, तो ठीक है, चलता है ना, चलते फिरते गिफ्ट दे देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो बेनिफिट है, मान लो ये होली इन काइंड है, या फिर मान लो कि ये पार्टली इन काइंड। होली इन काइंड मतलब घड़ी दे दी उसको, ठीक है, 25,000 की घड़ी थी, यानी टीडीएस तो लगेगा। अब कहा कि अब हम कैसे पता करें कि कितना अमाउंट दें उसको, तो स्टूडेंट जब पेयर उसको ये अमाउंट ये उसको घड़ी दे रहा होगा, तो उसको ये इंश्योर करना होगा
कि ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया गया हो। टैक्स पे कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो स्टूडेंट्स उसने क्या किया हो, पेई को कहा हो मेरे पास ना इतना आपका टीडीएस अमाउंट बनता है, मुझे पे कर दो। सेकंड, पे नहीं करना चाहता, उसको लग रहा है यार एक तो मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ, ऊपर से उससे टीडीएस लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, अपनी पॉकेट से पे कर दे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। या थर्ड, वो क्या करे, पे को बोले फर्स्ट में पे से कलेक्ट करके पे कर दे, सेकंड में अपनी पॉकेट से निकाल के पे कर दे, थर्ड में पे को कहे कि आप इतने अमाउंट का एडवांस टैक्स पे कर दो और वो जो प्रूफ है वो मुझे दिखा देना, तो मैं आपको आपकी घड़ी दे दूंगा। क्लियर? तीनों बातें क्लियर हो गई। अब सेविरिटी की कुछ गाइडलाइंस है इसके रिगार्डिंग, आइए स्टूडेंट्स चेक करते हैं। पेयर को ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि रेसिपिएंट के हाथों में कितना टैक्स बनता है, क्या ये उसके लिए टैक्सेबल है। अरे भाई तुमको क्या मतलब, हमने कहा तुम उसका टैक्स डिडक्ट करो तो तुम करो, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? अच्छा, अगर उसने उसको कोई कैपिटल नेचर का बेनिफिट दिया, जैसे उसको कोई कार दे दी, उसको कोई लैंड दे दी, तो क्या तब भी ये लगेगा हाँ अरे भाई किसी वट एवर नेचर इट इज, सेक्शन 194R विल बी एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मान लो स्टूडेंट वो बेनिफिट किस वे में दे रहा है, कि जो उससे सामान खरीद रहा है ना, बिजनेस या प्रोफेशन पे लगना है, हाँ मैम, बिजनेस और प्रोफेशन को कहा मैं आपको सेल डिस्काउंट दे रहा हूँ, कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, किसी तरीके की छूट दे रहा हूँ, रिबेट दे रहा हूँ, ये लगेगा नहीं, दैट इज नॉट एन एडिशनल पर्क बेनिफिट, दैट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दिया, दिस इज योर होमवर्क, एग्जाम्पल पढ़ लेना एक बार। ओके, हाँ इसी का एग्जाम्पल है ये सेल डिस्काउंट वाले का। नेक्स्ट आता है, इन केसेस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। कैसा? पहला मैंने आपको बोला, अगर उसको कोई भी इंसेंटिव मिल रहा है, जैसे गोल्ड कॉइन दे दिया, कुछ कार दे दी, टीवी दे दिया, कंप्यूटर, कुछ भी दिया, अगर मैम कैश दे दिया एक्स्ट्रा, हाँ तो भी लगेगा, ठीक है, फिर तो कैश की वैल्यू है उसके पास उतने का, उस पर पर्टिकुलर परसेंटेज से टीडीएस लग जाएगा। अब लोगों ने क्या करना शुरू किया, एक काम करते हैं, ऐसे तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, इनको एक ट्रिप बना के दे देते हैं। आपने स्टूडेंट्स काफी सारी कंपनीज का सुना होगा, तुम कहाँ गए थे, अरे हमें तो हमारी कंपनी ने टूर पे भेजा था, सारा खर्चा कंपनी ने उठाया था, सुना ना? तो उसके केस में भी एक तरीके से अब ये बातें क्या करते हैं बिजनेसमैन आजकल, क्या करते हैं, इट इज वेरी कॉमन नाउ डेज, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर देता है कि भाई मान लो अगर आपने एक साल में 10 लाख रुपए की सेल कर दी, ठीक है, तो हम जो है आपको यूएस ट्रिप पर भेज देंगे, JNK में, जम्मू कश्मीर में ट्रिप पे भेज देंगे। तो इन केसेस में स्टूडेंट्स वो एडिशनल बेनिफिट दे रहा है, हाँ, तो उस केस में स्टूडेंट्स वो जो ट्रिप की वैल्यू है उसके बेसिस पर उसको 194R लगेगा, ठीक है। या उसको किसी इवेंट की फ्री टिकट्स प्रोवाइड कर दी, या फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर, आपने स्टूडेंट्स काफी बार देखा होगा, मूवीज में देखा होगा या वैसे आसपास, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास, डॉक्टर्स के पास ना फ्री मेडिसिन पड़ी होती है, वो कहते हैं अरे सैंपल आया हुआ है, ठीक है, तो एक तरीके से वो जो सैंपल है ना, वो भी तो उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है, वरना बनता थोड़ी ना है बिजनेसेस का देना। कोई है क्या, कोई फार्मा कंपनी जो उठा के मेडिसिन बांटेगी फ्री में, नहीं ना, तो वो उनको एक तरीके से एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं। मैम ये बेनिफिट क्यों दिया जाता है स्टूडेंट्स, ये जो फ्री बाई होती है इसको फ्री बाय बोलते हैं, इट्स फ्री बाइस, ठीक है। ये जो फ्री बाइस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है कि जिससे कि वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो उसके पास कोई पेशेंट आएगा, वो कहेगा ये देखो ये अच्छा मेरे को ना सैंपल भी देके गया था इसका, चलो ठीक है आप XYZ मेडिसिन परचेज कर लेना। तो उस केस में यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर भी स्टूडेंट टीडीएस लगेगा। मैम कैसे लगेगा? तो स्टूडेंट, इफ रिसीवर यूज सच असेट फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट शेल बी फेयर मार्केट वैल्यू, जिस पे उसको टैक्स पे करना होगा, यानी उस दवाई की जो FMV होगी उस पर टैक्स पे करना होगा। अब मैं आपको जरा इन मेडिसिन के बारे में एक बहुत ही खास बात बता देती हूँ। डू यू नो द नॉर्मल मार्जिन बिटवीन ऑफ द मेडिसिन? आपको पता है? तो अगर स्टूडेंट, मैं मैक्सिमम केसेस की बात कर रही हूँ, नॉट द 100%, द मैक्सिमम केसेस जितना मैंने देखा है इन माय प्रैक्टिकल लाइफ, अगर कोई 100 रुपीज की मेडिसिन है तो वो कंपनीज को ना सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की पड़ती है, इतना मार्जिन होता है। तो उन्होंने कहा भाई एक्चुअल कॉस्ट देखनी है, नहीं, एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू, यानी जो 100 रुपीज पे कर रहा है उस पर टैक्स भरा जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ ऐसा होता है ना, यस। तो फेयर मार्केट वैल्यू देखना है। अच्छा, अब बात आती है, अगर कुछ भी मान लो उसने लैंड रिसीव कर, लैंड पे तो चलो डेप्रिसिएशन नहीं लगता, कुछ और रिसीव करा, बिल्डिंग फर्नीचर रिसीव कर लिया,
तो डेप्रिसिएशन एफएमवी पे लगेगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, ये फ्री सैंपल्स की बात हुई है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर या हॉस्पिटल्स को देती हैं। आइए स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या बोला, इसके केस में 194 आर लगेगा। ओके, समझ आ गया? क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब बात आती है सिचुएशन 3 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 1 and 2 आर योर होमवर्क, जो भी मैंने आपको समझाया वो मैंने वहां पे लिख भी दिया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात आ रही है, अगर कोई भी बेनिफिट या परक्यूजिट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया ना, जैसे कि मान लो फ्री मेडिसिन जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे दी, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिजनेस चला रहे हैं? नहीं ना, वो तो एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं, तो उसके केस में स्टूडेंट्स 194 आर नहीं लगेगा। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब आता है कि मैम इसकी ना हम कैलकुलेशन कैसे करें, बता देते हैं, डेफिनेटली बता देते हैं। अगर तो स्टूडेंट प्रोवाइडर ने उस बेनिफिट या देखो यहाँ पर मैं कुछ केसेस लेके चल रही हूँ, ठीक है। चिंतामणि ने क्या किया, चिंतामणि ने किसी को बेनिफिट दे दिया ये वाला, ओके, उसके बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर, ओके ग्रेट। लेकिन उसने पहले ये विकी कौशल से परचेज किया था, परचेज करके दे रहा है ना, तो फिर कितने पर टैक्स डिडक्ट होगा, जितने पे उसने परचेज किया। क्लियर? अगर चिंतामणि इन आइटम्स को खुद बनाता होगा तो स्टूडेंट वो जितना अमाउंट दूसरे कस्टमर से चार्ज करता होगा उस पर टीडीएस लगेगा। अगर और कोई केस हुआ तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देख लोगे, लेकिन ध्यान रखना इन वैल्यूज में जीएसटी ऐड नहीं होगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? जल्दी से बोलो, जल्दी से। क्लियर? ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 7th नंबर, इट इज ऑल्सो योर होमवर्क। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस टाइप दे दिए हैं, तो प्लीज इन्हें कर जरूर लेना। 8th इज ऑल्सो द सेम। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेम, मतलब ये भी होमवर्क है, करना है आपको। नेक्स्ट आता है नोट्स। If out of pocket expenses reimbursement are already part of the consideration and TDS deducted under section 194C and 194J, then TDS not applicable। अब ये क्या कह रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब होता है पहले हमने खुद पे कर दिया, उसके बाद किसी से लिया। मान लो इस बिजनेस ने पहले खुद पे कर दिया, अब कह रहा है देखो मेरी रीइंबर्समेंट कर दो। तो अगर वो पॉइंट कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था तो 194C का पार्ट बन गया, प्रोफेशनल का पार्ट था 194J का बन गया। तो अब वो जो रीइंबर्समेंट हुई है, आप उसको ये नहीं कहोगे ये एडिशनल बेनिफिट है दोबारा टैक्स लगाओ, नहीं, फिर आर नहीं लगेगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आर लग जाएगा। मैम ये तो वैसे रीइंबर्समेंट था ना, तो इस पे क्या स्टूडेंट्स, चाहे रीइंबर्समेंट का केस हो वो मानते हैं एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। क्लियर? अच्छा, अब होता है प्योर एजेंट। स्टूडेंट्स हमने ना प्योर एजेंट के बारे में पढ़ा हुआ है जीएसटी में, हमने क्या पढ़ा था, प्योर एजेंट का मतलब होता है कि मान लो आपकी मेरे को कॉल आई कि मैम मुझे ना ये बुक नहीं मिल रही, क्या आपकी सिटी में ये बुक अवेलेबल है? आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। वो बुक कितने की थी? 500 की। मैंने कहा देखो 500 की बुक है, आपने मुझे 500 पे कर दिए। मैं शॉप से गई, 500 की बुक ली, आपको भेज दी। क्या इसमें मेरा कोई मार्जिन था? नहीं ना। सो इन दिस वे आई एक्ट लाइक अ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट का मतलब होता है जो अपना बीच में कोई मार्जिन नहीं रखता, तो स्टूडेंट वो सिर्फ दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन के बिहाफ पे प्योर एजेंट की तरह उसने काम किया, और उसने क्या किया स्टूडेंट्स, आगे जो सेकंड पर्सन है, अदर पर्सन है, मतलब मान लो मैंने आपको बुक ला के दी, उस पर जीएसटी लगा, आपने वो जीएसटी वाला अवेल कर लिया, तो वो सारा जीएसटी भी आपने अवेल किया क्योंकि परचेज प्राइस आपने पे किया। मेरा काम तो सिर्फ प्योर एजेंट का था, मेरा बीच में कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो होता है प्योर एजेंट का केस। क्लियर स्टूडेंट्स? जल्दी बोलो, समझ आया? अच्छा, तो मैम क्या इसमें, अच्छा एक बात बताओ, मैंने साफ साफ बोला कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं हुआ ना, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि प्योर एजेंट को कोई बेनिफिट या परक्यूजिट हुआ, उसमें को कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर कोई भी डीलर या कोई डीलर वाला है वो कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस करवा लेता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, वो जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस के केस में उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, डिस्कशंस कर लिए, डीलर या कस्टमर से वो ऑर्डर्स ले लिए, इस वजह से एक्सपेंडिचर किया है, तो ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बताओ मुझे जल्दी से। क्या ये बेनिफिट या परक्यूजिट है? नहीं मैम, इट्स अ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, यही लिखा हुआ है। डीलर्स या कस्टमर्स को बुला के अकाउंट्स रिकंसाइल करवा लिए, उनकी क्वेरीज एड्रेस कर दी, वो सब। नेक्स्ट आता है, एक बार पॉइंट्स पढ़ भी लेना दोबारा इनको। नेक्स्ट आता है, इन फॉलोइंग केसेस एक्सपेंडिचर और डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस वुड बी ट्रीटेड। ऊपर वाले पॉइंट्स में उसने कुछ एडिशनल नहीं करा, तो ये
उसको कोई बेनिफिट नहीं माना, नीचे वाले पॉइंट्स को बेनिफिट मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है हमने अपने डीलर्स के लिए क्या करवाया, उनको बुलाया था, मीटिंग करी थी, साथ में उनको एक लेजर ट्रिप या लेयर कंपोनेंट दे दिया, यानी कि आराम करने के लिए लग्जरियस कुछ दे दिया। अरे भाई ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। या हमने क्या किया, उनके साथ जो उनके फैमिली मेंबर्स आए थे उनका भी एक्सपेंडिचर उठा लिया, फिर वो तो एडिशनल बेनिफिट है। उनका एक्सपेंडिचर उठाना इज ओके, बट उनका लग्जरियस एक्सपेंडिचर उठाना नॉट ओके, उनकी फैमिली का एक्सपेंडिचर उठाना नॉट ओके, सो दैट इज द एडिशनल बेनिफिट। क्लियर? एक्सपेंडिचर। अब बात आती है स्टूडेंट, कॉन्फ्रेंस थी 10th अप्रैल की, वो बंदा 6 अप्रैल से आया हुआ था, ये पिछले दिन के जो आप उनका एक्सपेंडिचर उठा रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो अ दैट इज ऑल्सो एडिशनल बेनिफिट, ठीक है। अच्छा मैम कितने दिन का हम मानेंगे? देखो स्टूडेंट्स, अगर एक्चुअल में कोई पर्सन हम कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं दे रहा, तो 10th अप्रैल की अगर कॉन्फ्रेंस है तो वो मैक्स कब तक आ जाएगा, 9 तक ना। तो 9 तक तो ठीक है, और टिल एक्चुअल एंड डे जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही है, मान लो 10 दिन की कॉन्फ्रेंस है, तो 9 से लेके 10 दिन तक जब तक कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही है वो ठीक है, लेकिन उसके आगे पीछे के टाइम को हम मानेंगे कि एडिशनल बेनिफिट दिया है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया? क्लियर? ओके ग्रेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आई कि मैम मान लो उसने ना 10 लोगों को बुलाया था और ये सारा खर्चा एग्जैक्टली 10 लोगों को दे दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट इस केस में वो ये कह रहा है कि मैं अलग अलग लोगों का कैसे निकालूं, क्योंकि ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि किस पर कंडीशन मैच हो रही है, किस पे कंडीशन मैच नहीं हो रही, क्योंकि आपने कहा 20,000 तक पे तो कोई है नहीं लिमिट, फिर कैसे करें? अब मान लो अगर एलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो उसको एक वे दिया, क्या कहता, देखो अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो चाहे किसी को बेनिफिट दे रहे हो, तो पेयर क्या करेगा, उसको पीजीबीपी में डिडक्ट करेगा ना। अगर आप अपनी टोटल इनकम में से उस एक्सपेंडिचर को डिडक्ट नहीं करते तो आपको 194 आर यहाँ पे नहीं लगेगा। बट इन विच केस स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ उस केस में जहां पर उसने ये सारी एक्टिविटी एज अ ग्रुप एक्टिविटी दी थी, ठीक है। अच्छा अब बात आती है, अब मतलब अगर वो यहाँ पर स्टूडेंट वो नॉर्मली अगर कोई सेक्शन ऑफ नहीं करता ना तो उसको असेसी इन डिफॉल्ट कहते हैं, गलती करी। लेकिन ठीक है, आपने पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं ली, एक ग्रुप एक्टिविटी थी, एलोकेशन पॉसिबल नहीं था, तो अगर आपने एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं किया तो हम आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, आप टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर मत उसके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना। क्लियर? नेक्स्ट आता है, इन केस ऑफ वेवर और सेटलमेंट ऑफ लोन बाय शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पीएफआई, एनबीएफसी, एसएफसी, एसआईआईसी, पब्लिक कंपनी, इन ये सब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी, ये सब कुछ चीजें नहीं, सिंपल वाला जो हमें टीडीएस का चैप्टर ध्यान हो, बैंक ने आपका लोन वेव कर दिया, यानी चिंतामणि को कहा चिंतामणि 10 लाख रुपए लौटाने थे, मत लौटाना, तो स्टूडेंट उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये भी तो बेनिफिट है, नहीं। तो सेक्शन 194 आर यहाँ नहीं लगता, ये बैंकिंग रेगुलेशंस की बात है, वो अपने आप देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके चलो ग्रेट। या फिर कोई पब्लिक कंपनी है हु इज एंगेज्ड इन लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह, तो उस पर भी सेम है, अगर उसने ऐसा कुछ लोन वेव किया है तो हम उसके वेवर ऑफ लोन को यहाँ पर नहीं मानेंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन, कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये सब कौन है जो फॉरेन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके केस में टीडीएस नहीं लगता अंडर सेक्शन 194 आर, ठीक है। वो कुछ भी करे 194 आर नहीं लगेगा। फिर बात आती है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स का मतलब होता है, मान लो शेयर होल्डर को ये कह दिया हम 1:1 का बोनस शेयर दे रहे हैं, अकाउंट्स में पड़ा हुआ है हमें, क्या होता है ये, 100 शेयर्स जिसके पास है उसको 100 और मिल जाएंगे, वो भी फ्री में, 20 जिसके पास है उसको 20 मिल जाएंगे। तो मैम क्या ये बोनस शेयर जो है ये भी तो बिजनेस प्रोफेशन में दे रहा है, वो दे तो रहा है, तो क्या इसके केस में 194 आर लगेगा? नहीं लगेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनीज के, उनको इससे बाहर रख लिया कि नहीं लगेगा। इसी के साथ हमारा टीडीएस का चैप्टर यहाँ होता है ओवर। अब बात आती है